अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। इस वीडियो से हम C++ प्रोग्रामिंग का दूसरा हिस्सा सीखने जा रहे हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को शॉर्ट में हम OOP यानी कि ऊप कह सकते हैं। ऊप एक प्रोग्रामिंग का फीचर है जो ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट पर बेस करता है। इस वीडियो से पहले हमने जो भी C++ प्रोग्रामिंग सीखी उसको हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कह सकते हैं और जब हम फंक्शंस को इस्तेमाल करने लगते हैं तो हम उसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग का नाम दे देते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पिछले जितना भी हमने C++ सीखा है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वही चीजें रिपीट होती हैं। C++ का तो हिसाब ये है कि हम प्रोसीजरल, फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तीनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे ख्याल से यही C++ की एक बहुत खूबसूरत जो है फीचर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम कोड को ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में लिखते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मेरे पीछे जो स्क्रीन है हम इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जो कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसको मैं ऑब्जेक्ट कह सकता हूं, इस माइक को मैं ऑब्जेक्ट कह सकता हूं, किसी इंसान को ऑब्जेक्ट कह सकता हूं, किसी डब्बे को ऑब्जेक्ट कह सकता हूं। प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट से मुराद डेटा और फंक्शंस का ग्रुप है। एक ऐसा ग्रुप कि जिसमें डेटा और फंक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और उनका एक ताल्लुक हो। मिसाल के तौर पर हम इस लैम्प को प्रोग्रामिंग वाले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं, बना के देखते हैं। अब मुझे आप खुद बताएं इस लैम्प का आखिर क्या डेटा हो सकता है। देखें, ऑब्जेक्ट के मुतालिक कोई भी चीज हो उसको हम डेटा कहते हैं, सीधी सी बात है। और हम डेटा को प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस लैम्प की प्रॉपर्टीज की। इस लैम्प की एक हाइट है, इसकी जो रोशनी है इसकी एक इंटेंसिटी है, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी। इसका एक रंग है कि कौन से रंग का है। मेरे पास काले रंग का लैम्प है। इस लैम्प की जो रोशनी है इसका भी कोई रंग होगा। कहने को तो हम हर चीज की 100-200 प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखने हैं या रखना चाहिए जो हमारे काम आए, जो हमने वाकई उनके साथ कुछ करना हो। और यहाँ सबसे जरूरी चीज और वो ये है कि लाइट ऑन है या ऑफ है। ये लाइट का ऑन या ऑफ हो जाना प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये एक लैंप की स्टेट है। और आप ये लफ्ज स्टेट का प्रोग्रामिंग में बड़ी बार सुनेंगे, ये बहुत कॉमन टर्म है प्रोग्रामिंग के अंदर। लैंप की रोशनी की स्टेट ऑन है या ऑफ स्टेट है। ये तो था इस लैंप के ऑब्जेक्ट का सारा डेटा। अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शंस पर। फंक्शन से मुराद वो चीजें जो आप एक ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके कर सकते हो या ऑब्जेक्ट की मदद से कर सकते हो, मतलब कोई भी काम जिसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ हो उसको मतलब फंक्शन ही हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस लैंप की स्टेट को बदलना यानी कि लाइट ऑन या ऑफ करना, ये एक फंक्शन ही तो है। लाइट को ऑन किया, लाइट को ऑफ किया, तो एक फंक्शन के तहत इसकी लाइट चल रही है या फिर बंद हो रही है। तो हम इसको टॉगल स्विच का नाम दे सकते हैं। टॉगल का मतलब है अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। और भी शायद लैंप का फंक्शन हम बना सकते हैं। मसलन अगर किसी को लैंप मारना हो, ठक हिट लैंप, और मतलब जो भी आपके ज़हन में आता है फंक्शन बना सकते हैं। लेकिन फिर मैंने वही बात की है कि वही फंक्शन बनाने हैं जो आपके काम आए, जो वाकई ही आप उसको चाहिए। ये जितना भी हमने डेटा निकाला लैंप से, जितना भी हमने फंक्शंस वगैरह निकाले, एक ही फंक्शन है निकाला है, उस सब को हम एक खाने के अंदर डाल देते हैं और उस खाने को हम कहते हैं क्लास। क्लास वो चीज है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं, यानी कि ये खुद एक ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लास एक खास ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है और ब्लूप्रिंट से मुराद ये है कि उस ऑब्जेक्ट को बनाने के असूल। मिसाल के तौर पे जो हमने लैंप की क्लास बनाई है, तो अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो क्लास से हमें ये हम असूल बता रहे हैं कि जब भी हम लैंप बनाएंगे उसके अंदर यही कोई 4-5 डेटा वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, और एक फंक्शन होगा। और यही वो असूल है जो क्लास का मतलब है, ठीक है। क्लास मतलब ये कि ढेर सारे असूल एक ऑब्जेक्ट को बनाने के। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि जब आपने कोई खाना बनाना हो, ठीक है, तो खाने की रेसिपी को आप इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं ना। मतलब कोई रेसिपी होती है, उस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो खाना बनता है। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट की भी एक रेसिपी होती है और उस रेसिपी को हम क्लास का नाम देते हैं। कंप्यूटर साहब, जब भी मैंने बोला कि आपने लैंप का ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसका मतलब यह है कि इसमें ये प्रॉपर्टीज हो, ये स्टेट हो और उसके अंदर ये वाले फंक्शंस हो, ठीक हो गया। और यही वो चीज है जो क्लास करवाती है। अब क्लास की सबसे मजे की बात यह है कि मैं इस लैंप क्लास से मुख्तलिफ किस्म के लैंप ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूं। मसलन के मैं उनकी प्रॉपर्टीज बदल दूंगा। एक लैंप सफेद रोशनी देगा, एक लैंप लाल रोशनी देगा, एक नीले रंग का लैंप होगा, एक सफेद रंग का लैंप होगा। और फर्ज करो कि हमने लैंप को ऑन ऑफ करना है। जाहिर है कि लैंप ऑन ऑफ करना पड़ता है, मतलब रोशनी चाहिए तो लैंप को ऑन तो करेंगे ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टॉगल स्विच, जो कि एक फंक्शन है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको C++ प्रोग्रामिंग सीरीज की पहली कुछ वीडियोस में बताया था कि स्ट्रिंग जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाकर मतलब उसमें अल्फाज डालते हैं और फिर उन्हें कंसोल आउटपुट करते हैं, ठीक है ना। ये तो मतलब हमने सीख लिया शुरू में। असल में पीछे हो ही रहा था कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रिंग क्लास से बन रहा था और वो स्ट्रिंग क्लास जो है वो IO स्ट्रीम के फाइल के अंदर थी। वो IO स्ट्रीम जो है वो हम हैश इंक्लूड करके डालते थे अपनी फाइल के अंदर जिसमें हमें स्ट्रिंग चाहिए होता था। बिल्कुल इसी तरह IO स्ट्रीम के अंदर Cout और Cin के भी क्लासेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करके प्रिंट करते हैं अल्फाज को कंसोल के ऊपर और फिर हम यूजर इनपुट भी लेते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम शुरू से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब जाके हम सीखना शुरू कर रहे हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होती क्या है। तो ये था ऊप, ऑब्जेक्ट और क्लासेस का कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने वेरिएबल्स और फंक्शंस को समझते वक्त देखा था कि हम उनके एक नाम सेट करते हैं, इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हमें नाम सेट करवाने को एक और मौका देती है और इस चीज को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन से क्या मुराद है? ये आप मेरे पीछे मॉनिटर देख रहे हैं ना, ये मॉनिटर प्लास्टिक और स्टील से बना है, ठीक है, और भी चीजें होंगी इसके अंदर, लेकिन ये है क्या? ये तो सिर्फ प्लास्टिक, स्टील वगैरह बस यही सब कुछ है। हमने इसको नाम दिया मॉनिटर का। इससे होता ही है
कि हमारे आसान हो जाता है मॉनिटर को समझना कि जब भी हम मॉनिटर या टीवी की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक स्क्रीन होगी उसकी जिसके ऊपर तस्वीरें आएंगी चलती फिरती और मॉनिटर या टीवी का जब भी हम तस्वर करते हैं तो फिर जहन में वो तस्वीर आ जाती है। और यही एब्स्ट्रैक्शन का फायदा होता है कि जब हम किसी चीज़ का नाम रख लेते हैं तो उसके साथ काम करना आसान हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम वेरिएबल्स और फंक्शंस का नाम रखते हैं तो एक क्लास यानी कि एक ऑब्जेक्ट के तौर पर मतलब किसी चीज़ को नाम रखने का क्या फायदा। देखें, जब आप किसी भी मॉनिटर का सोचेंगे आपके जहन में तो आएगा कि वो स्क्रीन ऑन होती है, ठीक है, वो स्क्रीन ऑफ होती है, ठीक है, और मतलब उसको एक पावर चाहिए होती है, उसकी एक स्क्रीन होती है, उसकी एक हाइट और विड्थ होगी, जाहिर है ये सब आता है जहन में। तो ये सारी चीजें एक फंक्शन या एक वेरिएबल कवर नहीं कर सकता। अगर हम किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन को मॉनिटर का नाम दे दें तो उसकी सेंस नहीं बनेगी। हमें उसका मतलब ढेर सारी वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे एक मॉनिटर को डिफाइन करने के लिए कि मॉनिटर विड्थ, मॉनिटर हाइट, मॉनिटर फलाना ढमकाना, ठीक है। जब हम कोई क्लास या ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे होता है कि वो सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस एक खाने के अंदर आ जाते हैं और उस खाने को हम एक नाम दे देते हैं। फर्ज करो कि वो एक ऐसा खाना है कि जो ऑन होता है, उसकी एक स्क्रीन होती है, ठीक है, उसकी एक विड्थ हाइट है, तो क्या है वो चीज मॉनिटर, तो हम उसको मॉनिटर का नाम दे देते हैं और फिर उसके साथ काम करना आसान हो जाता है। दूसरा फायदा है सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन। अब सिक्योरिटी या इंक्रिप्शन क्या चीज है? जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो हम उसके अंदर बहुत सारी वेरिएबल्स को टर्न ऑफ कर देते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स को प्राइवेट बना देते हैं। इसका मतलब यह है कि यूजर जब भी उस क्लास को यूज करेगा तो उन वेरिएबल्स को असेस नहीं कर पाएगा, उन वेरिएबल्स तक रिहाई नहीं होगी उसकी, क्योंकि वो वेरिएबल्स चाहिए ही नहीं। हम सिर्फ वो डेटा एक्सपोज करवाते हैं अपनी क्लास से जो फायदेमंद हो यूजर के लिए, जो उस क्लास को इस्तेमाल करेगा। अभी इस बात की प्रॉपर समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब हम इंक्रिप्शन को सीखेंगे इंशाल्लाह जल्दी तो आपको इस टॉपिक की 100% समझ आएगी इस फायदे की। तीसरा फायदा यह है कि हमें डिजाइन पर फोकस करना होगा। जब भी हम कोई क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ काम करते हैं तो हमें डिजाइन को मद्देनजर रखना पड़ता है। हम बेहतर डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं और हम जो आमतौर पर प्रोग्रामिंग में गलतियां करते हैं वो मतलब रुक जाती है, वो कम हो जाती है। जब हम क्लासेस के साथ काम करते हैं तो हमारा एक अलग माइंडसेट होता है, डिजाइनर्स माइंडसेट होता है कि फलां ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट का क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इस ऑब्जेक्ट के क्या फंक्शन होंगे, कौन सी चीजें जो यूज करेंगे ना कोई भी क्लास, तो कौन सी चीजें उसकी असेस होगी, किसकी असेस नहीं होगी, कौन सा प्राइवेट होगा, कौन सा पब्लिक होगा, और बहुत सारे सवाल आते हैं जहन में। लेकिन वो सवाल अच्छे हैं और इसलिए कि उससे हम एक अच्छी प्रोग्रामिंग करते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम बगैर क्लासेस के प्रोग्रामिंग करें तो। चौथा फायदा है पॉलीमॉर्फिज्म या फिर आप कह लो इनहेरिटेंस। इससे होता यह है कि देखें, आप एक इंसान है, ठीक हो गया, लेकिन आपकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मुख्तलिफ शक्लें, ऑलराइट। अभी आप अगर स्कूल जाते हैं तो आप स्टूडेंट बन जाते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब अपने ऑफिस जाते हैं तो आप कोई प्रोफेशनल बन जाते हैं। आप मतलब अगर घर पहुंचते हैं तो हस्बैंड या वाइफ बन जाते हैं, ठीक है। तो आप ये गौर करें कि ऑब्जेक्ट की टाइप्स इन्वायरमेंट पर डिपेंड करी कि वो कहाँ जाता है तो वो क्या हो जाता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट करें, गाड़ी है, ठीक है। एक गाड़ी अगर आम सड़कों पर चल रही है तो वो क्या है, सादी गाड़ी, ठीक है ना, मतलब गाड़ी, सादी गाड़ी। और अगर वो किसी रेसिंग ट्रैक पर चल रही है तो वो क्या है, रेस कार है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं एनिमल की, ठीक है। कोई भी जानवर हो सकता है, अगर वो हवा में उड़ा हो तो बर्ड होगा, अगर वो जमीन पर चल रहा हो तो हो सकता है वो डॉग हो, कैट हो, टाइगर हो। वो अगर क्या कर रहा है तो उस बना पर वो कुछ और होगा, या फिर वो कहाँ है तो उस बना पर वो कुछ और शक्ल में होगा, और इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये चीज हम इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है उसके साथ कर सकते हैं, और ये टॉपिक भी आपको इंशाल्लाह जरूर कवर करेंगे ऑफ कोर्स। पांचवा फायदा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वही जो हमने फंक्शन में पढ़ा था कि रीयूजेबिलिटी। ये मॉनिटर है ना, तो मैंने फर्स्ट करो बड़ा मॉनिटर बनाना है तो मैं बड़ा बना लूंगा, और जब कभी मुझे छोटे मॉनिटर की जरूरत होगी तो मैं छोटा मॉनिटर बना लूंगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फायदा है कि आप वेरिएशन डाल सकते हैं चीजों में, इस तरह रीयूजेबल हो सकता है कि आप बार बार एक ही क्लास को यूज करें। तो ये तो एक इतनी खास एग्जांपल नहीं थी। एक इसकी अच्छी एग्जांपल ये लेने के एक आपने डब्बे की क्लास बना ली। अब डब्बा आपको कहाँ कहाँ चाहिए होता है, हर जगह चाहिए होता है, स्टोर करना होता है चीजें, तो आप उस डब्बे को एक प्रोग्राम यूज करें, फिर उसी डब्बे क्लास को, डब्बे की जो क्लास है उसको किसी और प्रोग्राम में इस्तेमाल कर लें, ठीक है। मतलब एक क्लास बनाई और आप उसको मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल करें क्योंकि वही चीज बार बार काम आ रही है। तो इसको हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी, कि हम बार बार एक ही चीज को इस्तेमाल किए जाने, जैसे कि फंक्शंस के अंदर हमने पढ़ा था कि फंक्शन भी रीयूजेबल होते हैं और वो हमारे कोड को कम कर देते हैं। छठा फायदा यह है कि अगर हमने कोई फीचर डालना हो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो उसको डालना बहुत आसान है। फर्ज करें कि आपने गाड़ी बनाई है, फर्ज करें क्लासेस के जरिए ना बनाते हैं उस गाड़ी को, तो आपको सारे के सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की कोई ना कोई वैल्यूज बदलनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक हो गया। एक टायर ज्यादा करना पड़ेगा, फर्स्ट कोई फ्लाइंग कार बनानी है ना तो काफी कुछ चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब आप यही काम क्लास के अंदर करते हैं तो आपको सिर्फ उस क्लास के अंदर ही कुछ चीजें बदलनी होंगी और उससे सारी जितनी भी गाड़ियां आपने बनाई हुई वो सारी बदल जाएंगी, ऑलराइट। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फायदा है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से काम करते हैं तो फीचर्स को ऐड करना, नए फीचर्स को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। और हम इसे कह सकते हैं कोड मेंटेनेंस, कि कोड मेंटेन करना जो है बहुत ईजी हो जाता है। जब भी कोई मसला है, बग हो, तो सीधी सी बात है, बजाय कि हम उस कोड के अंदर जाएं जहां वो क्लास इस्तेमाल हो रही है, हमें सिर्फ उस क्लास के कोड को देखकर उसके अंदर ठीक जो मसले हैं वो हल करने होंगे। इसके अलावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फायदे हैं, मैंने सारे फायदे नहीं कवर किए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रेवोल्यूशन है प्रोग्रामिंग के अंदर, एंड ऊप इज जस्ट ऑसम। अगर आपने अभी तक सारी प्रोग्रामिंग सीखी है और आप कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 100% इस बात की गारंटी देता हूं कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने से पहले जितने भी सॉफ्टवेयर बना लिए, ठीक हो गया, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखने के बाद आपको रिग्रेट होगा, उसका दुख होगा आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज पावरफुल, ऑलराइट, इज वेरी पावरफुल, और उसको सीखना लाजमी है। तो अगर आपने यहाँ तक प्रोग्रामिंग सीखी है, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखनी होगी, और इंशाल्लाह मैं फटाफट ट्यूटोरियल्स लेके आ रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, हफ्ते में कम से कम एक तो होगा, ऑलराइट। मेरी नजर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम कोड के साथ उसी तरह काम कर सकते हैं जिस तरह हम डेली लाइफ की चीजों के साथ काम करते हैं। मतलब ये दरवाजा है, ठीक है, डोर इज एन ऑब्जेक्ट, मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, उसकी हाइट होगी, इसकी विड्थ होगी, ऑलराइट। मतलब आप उस माइंडसेट के साथ सोच सकते हो जो आप आम अपनी लाइफ में ना, डेली लाइफ में हर चीज के साथ सोचते हो, ऑलराइट। और यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेरी नजर में सबसे बड़ा फायदा है। डेटा मेंबर से मुराद ये है कि किसी क्लास के अंदर
ढेर सारे वेरिएबल्स, ठीक हो गया। और वेरिएबल्स के साथ साथ हम फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी सिमिलर है उस चीज़ से जो हमने पीछे पढ़ी थी, जिसको हमने स्ट्रक्चर्स एंड डेटा टाइप्स का नाम दिया था। तो वो वीडियो भी आपको अब ऊपर आ रही होगी। अच्छा होगा अगर आप वो वीडियो देख लें इसको देखने से पहले। तो हम देखते हैं कि डेटा मेंबर्स क्या बना है और इसके साथ थोड़ा बहुत हिसाब किताब करते हैं। हम क्लास बनाने से पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक हो गया। तो स्ट्रक्चर से मुराद स्ट्रक्ट और उसके बाद इसको फर्स्ट करो पर्सन कह देते हैं, इंसान, ठीक है। और फिर ये हम फ्लावर ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं इसका नाम होगा ज़ाहिर है स्ट्रिंग नेम, और फर्स्ट करो इसकी एक एज भी होगी जो कि ज़ाहिर होगी इंट एज, और इसका एक वेट भी होगा, ठीक है, और हाइट भी होगी। ऑलराइट, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर से मुराद है हमारी अपनी डेटा टाइप, कस्टम डेटा टाइप। उसके बाद हम एंड पर स्ट्रक्चर के सेमीकोलन भी लगाते हैं जो कि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। और अब मैं पर्सन बनाता हूँ, एक पर्सन 1, ठीक है। और उसके बाद पर्सन 1 डॉट एज हाइट नेम वेट। ये क्या है चार चीज़ें? ये स्ट्रक्चर का डेटा है, स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स हैं और इनको हम डेटा मेंबर्स भी कह सकते हैं। इसमें जो हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं डॉट करते हैं तो हम आगे नेम लिखते हैं और उसके बाद उसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट करो मैं लिख देता हूँ अपना नाम बिलाल, ठीक है। और फिर मैं उसको सी आउट भी इसी तरह कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम एक साथ कुछ वेरिएबल्स को ग्रुप बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। ये तो समझ आ गई बात। लेकिन जब हम क्लास बनाते हैं, ठीक है, अब मैं इसी को क्लास में बदलने लगा स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ शुरू में क्लास पर्सन, ठीक हो गया। ये मैंने बनाया है पर्सन का ब्लूप्रिंट, ठीक हो गया, कि इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं इनको हम डेटा मेंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। डेटा मेंबर्स किसका डेटा मेंबर्स? पर्सन का, ऑफ पर्सन क्लास। लेकिन अब मैं यहाँ पर्सन बनाता हूँ उसी तरह जिस तरह स्ट्रक्चर में बनते हैं, सेम स्ट्रक्चर वाला हिसाब है, ठीक है। यहाँ मैं पर्सन 1 लिखता हूँ और मैं फिर यहाँ करता हूँ पर्सन 1 डॉट, और यहाँ देखिए इसने डॉट के बाद मुझे नहीं बताया कि नेम एज वेट हाइट भी है। यहाँ में अगर मैं नेम लिखकर इक्वल टू बिलाल लिखूँ अपना नाम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये मुझे एरर देगा। ऑलराइट, यहाँ ये देखा एरर दे दिया। और इसने कहा है कि पर्सन नेम जो है वो इनअसेसिबल है। इनअसेसिबल मतलब है कि मैं इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्लास और स्ट्रक्चर में जो फर्क है वो ये है कि क्लास के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो इनअसेसिबल होती हैं, यानी कि प्राइवेट होती है, ठीक हो गया। तो प्राइवेट से पब्लिक करने के लिए हमें यहाँ पब्लिक लिखना होगा, ठीक है। ये एक छोटा सी कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास और स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। बाकी आप स्ट्रक्चर को उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह आप क्लास को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्लास को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि क्लास के अंदर जो डेटा होता है वो प्राइवेट होता है, इनअसेसिबल होता है बाय डिफॉल्ट। और अब जब मैंने यहाँ ये पब्लिक लगाकर इसके आगे कॉलन लगाया तो मैं इसको असेस कर सकता हूँ और फिर मैं इसको उसी तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ जिस तरह मैं इस स्ट्रक्चर को करता हूँ, ठीक है। तो मैंने गलत लिख दिया। ऑलराइट, अब मैं इसको रन करता हूँ और इसने मुझे बिलाल प्रिंट करके दे दिया, ठीक हो गया। तो इस तरह से क्लास काम करती है। ये है डेटा मेंबर। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम एक स्पेशल फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट को तबाह करने के लिए यानी कि डिलीट करने के लिए हम एक स्पेशल फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम डिस्ट्रक्टर का नाम देते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री है कि जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल्स डालते हैं और वो हमें ऑब्जेक्ट बनकर मिल जाता है, हमें बन के आ जाता है। तो अब हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को कोड के अंदर देखते हैं। मैंने पहली बॉक्स के नाम से एक क्लास बनाई हुई है और बॉक्स की ज़ाहिर एक विड्थ होती है, एक हाइट होती है और एक रंग होता है कि वो किस रंग का डब्बा है। इंट मेन के अंदर मैंने बॉक्स ऑब्जेक्ट को बनाया और उसके बाद मैं इसका विड्थ सेट करता हूँ 4.5 किलोमीटर में, ठीक है। और हाइट कर लेते हैं 2.5 और कलर बॉक्स कर लेते हैं ब्लैक। तो इस तरह से मैंने बॉक्स बनाया और उसकी प्रॉपर्टीज मैंने ऐसे सेट की। और यही सारे काम हम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर से मुराद एक ऐसा फंक्शन जो कि स्पेशल उस क्लास या उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल हो। कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए हम यही पब्लिक जो है इसके नीचे मैं लिखूंगा बॉक्स और राउंड ब्रैकेट्स, यानी कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो एग्जैक्ट वही होगा जो मतलब बॉक्स क्लास है, ठीक है। और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, यहाँ कोई रिटर्न टाइप नहीं पीछे इसकी, सिर्फ इसका नाम ही नहीं बल्कि ये जो क्लास का नाम है वही नाम अगर आप नीचे लिख दें तो ये कंस्ट्रक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और अब मैं इसके अंदर ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ विड्थ इज इक्वल टू क्या, तो वो उसके लिए मैं यहाँ पैरामीटर्स दे देता हूँ और यहाँ विड्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू, हाइट इज इक्वल टू एच, कलर इज इक्वल टू कलर। तो सीधा देते हैं, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं इसके अंदर एक सी आउट स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ। सी आउट बॉक्स इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। और अब चूंकि मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया है तो ये मुझे यहाँ एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि अब कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है बॉक्स के लिए। हमने क्योंकि एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर बना लिया है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि मैं ऐसे बॉक्स लिख देता हूँ, बॉक्स और एम्प्टी कोई पैरामीटर नहीं, और ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यानी कि कुछ भी नहीं करता पहले। चूंकि मैंने अब ये बना लिया है इस तरह से एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर, तो अब इसको पता है कि मैं वो कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करूंगा और किसी भी कंस्ट्रक्टर से ये नहीं बन सकता ऑब्जेक्ट, तो मुझे उस कंस्ट्रक्टर को लाजमी इस्तेमाल करना है। तो बजाय कि मैं यहाँ 3 इस तरह से 4.0 एफ हाइट 2.0 और ब्लैक करूँ, मैं यही तीनों काम यहाँ राउंड ब्रैकेट्स लगाकर इसके अंदर भर सकता हूँ। तो पहले हम वेट डालेंगे, फिर हाइट डालेंगे, उसके बाद हम कलर डालेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4.0 एफ 2.0 एफ एंड ब्लैक के रन करने से पहले मैं सी आउट कर लेता हूँ कलर को, बॉक्स डॉट कलर, ताकि हमें पक्का एहसास हो कि कंस्ट्रक्टर अपना काम कर रहा है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया, बॉक्स इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और ब्लैक, यानी कि हमारा कंस्ट्रक्टर चल गया ये और ये। कंस्ट्रक्टर ने कलर ब्लैक सेट कर दिया और फिर वो यहाँ प्रिंट हो गया। इसी तरह हम डिस्ट्रक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्ट्रक्टर और उसके बाद डिस्ट्रक्टर बनाता हूँ। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में बहुत कम फर्क है, बस ये है कि आपको पीछे टिल्डे लगाना होता है, ठीक है। ये टिल्डे लगाना होता है और उसके बाद बाकी सब वही है, बॉक्स और इसके अंदर फिर फर्स्ट करो मैं लिख देता हूँ बॉक्स इज बीइंग डिस्ट्रक्टेड। जिस तरह कंस्ट्रक्टर है इसी तरह डिस्ट्रक्टर भी है, इसकी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है और इसका भी नाम वही होगा जो कंस्ट्रक्टर है, मतलब जो क्लास का नाम है एग्जैक्टली वही लिखना है, आप मतलब बी को छोटा भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ फर्क है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में कि एक डिस्ट्रक्टर के पीछे टिल डे का आता है सिंबल, जो अलिफ के ऊपर अलिफ मद्दा जो होती है ना, मद्दा कह लो, तो ये मेरे कीबोर्ड पर आता है
कोने में स्केप के बटन के नीचे आता है और शिफ्ट का बटन दबा कर आप करते हैं तो फिर टिल्डे आता है। आई डोंट नो आपका शायद डिफरेंट हो, आपको ढूंढना पड़ेगा एक बटन। जो सादी क्लासेस होती हैं उनमें डिस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं होती, लेकिन जाहिर है कि मैं समझाने के लिए डिस्ट्रक्टर यहाँ बनाया है। और अब ये जब बॉक्स हो रहा होगा काम, तो ये डिस्ट्रक्टर कहाँ कॉल होगा, ये इधर कॉल होगा और ये डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, हमें इसे कॉल नहीं करना होता। तो जरा गौर करें कि डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा, और वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ रुक जाता है इन पॉज सिन पॉज पर। इसका एक तरीका है डिस्ट्रक्टर को दिखाने का, वो ये है कि मैं एवं ही फजूल की एक ब्लॉक बनाता हूँ, इसको मतलब कह लो कि फ्लावर ब्रैकेट्स का पेड़ में के अंदर ये डालता हूँ। यहाँ जाकर इसका स्कोप लिमिटेड हो गया। अगर आपको स्कोप का नहीं पता तो वीडियो ऊपर आ रही होगी, वहाँ देख लीजिएगा। स्कोप से मुराद ये है कि कोई भी वेरिएबल जब आप बनाते हैं तो वो एंडिंग फ्लावर ब्रैकेट तक ही रहता है और एंडिंग फ्लावर ब्रैकेट पर डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो ये देखें इस दफा बॉक्स का डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया क्योंकि एंडिंग फ्लावर ब्रैकेट आ गई। पहले कंस्ट्रक्ट हुआ यहाँ जहाँ मैंने 4.0 f2.0 फ्लैग लिखा और उसके बाद बॉक्स डॉट कलर को प्रिंट किया और एंड पर बॉक्स डिस्ट्रक्ट हो गया और वो कहाँ हुआ, इधर एंडिंग फ्लावर ब्रैकेट पर जहाँ स्कोप खत्म होता है। हर वेरिएबल के साथ ऐसी होता है कि वेरिएबल जो है डिस्ट्रक्ट हो जाता है एंडिंग फ्लावर ब्रैकेट पर, इसको हम स्कोप कहते हैं। अभी हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन आ रही हो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के फॉर्मेट पर, तो उसको हम एक दफा फिर क्लियर कर देते हैं। जब भी हम कोई भी क्लास बनाए, उसका कोई भी नाम हो, ठीक है, रैंडम नेम कोई भी नाम हो सकता है ना, क्लास लैब करो या जो भी करो, ठीक है, तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाने का हिसाब यह है कि हम उसी नाम को जो क्लास का है वो पहले लिखते हैं, पीछे कोई टाइप नहीं लिखनी, और आगे हम राउंड ब्रैकेट्स लिखते हैं, उसके अंदर हम जो मर्जी पैरामीटर्स डालें, पैरामीटर्स जो भी होंगे, मतलब ये पैरामीटर्स है ना, फंक्शन पैरामीटर्स, और फिर इसके अंदर हम कोड लिखेंगे जो कि सेट करेगा वैल्यूज को। सारी वैल्यूज को सेट करना एक कंस्ट्रक्टर का काम होता है। कंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी होता है कि जो भी वैल्यूज होते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उन सब को कंस्ट्रक्टर सेट करे, उन सबको कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करे। जाहिर है क्योंकि कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद अगर हमने डिस्ट्रक्टर की बात की तो वो टिल्डे से स्टार्ट होगा हमेशा, टिल्डे, और उसके बाद हम वो जो भी क्लास का नाम होगा, पैरामीटर्स हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन आमतौर पर डिस्ट्रक्टर के साथ नहीं होते, बल्कि आई थिंक डिस्ट्रक्टर के साथ नहीं होने चाहिए पैरामीटर्स, क्योंकि अगर पैरामीटर्स होंगे तो वो आप कैसे इंटर करोगे जब एंडिंग फ्लावर ब्रैकेट पे आएगा। तो पैरामीटर्स में कुछ भी ऐड नहीं करना और जरूरत भी नहीं पड़ती कुछ ऐड करने की, क्योंकि इसका काम है तबाह करना, बनाना नहीं। तो ये डिस्ट्रक्टर है और पैरामीटर्स आमतौर पर बल्कि हमेशा ही एम्प्टी होते हैं। ये जो सादे वेरिएबल्स है ना, ये तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि ये स्टैक का हिस्सा है, लेकिन जो डायनामिक अरेज और पॉइंटर्स के साथ जो डीलिंग होती है क्लास के अंदर, उसको हमें डिलीट करना होता है। अगर आपको याद हो डायनामिक अरेज का मैंने समझाया था एक टॉपिक, उसमें हमने बात की थी न्यू और डिलीट की। जब हम न्यू इस्तेमाल करते हैं तो डिलीट इस्तेमाल करना लाजमी है। ये बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रक्टर जो है वो डिलीट करे उन सारे वेरिएबल्स को जिसके साथ हमने न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल किया। क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स या डेटा मेंबर्स होते हैं उनकी असेस बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है, मतलब यूजर उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता तब तक जब तक वो पब्लिक का टैग ना लगा दे कॉलन के साथ। ऐसे में हम गेटर्स और सेटर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय ये कि हम वेरिएबल्स को पब्लिक कर दें। ये जरूरी नहीं कि यूजर सारे के सारे वेरिएबल्स को सेट करना चाहे और ना ही ये जरूरी है कि यूजर सारे के सारे वेरिएबल्स को गेट करना चाहे। हो सकता है कि यूजर्स को किसी वेरिएबल के साथ कोई एक ही काम हो सकता है कि सिर्फ यूजर वो चाहता हो वेरिएबल लेना लेकिन उसको बदलना चाहता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो यूजर है वो वेरिएबल को सिर्फ सेट करना चाहता हो लेकिन उसको अपनी तरफ लेकर आना ना चाहता हो। इन फंक्शंस को हम गेटर्स और सेटर्स का नाम देते हैं जो कि एक स्पेसिफिक काम करते हैं वेरिएबल्स के लिए। तो अब हम गेटर्स और सेटर्स को कोड के अंदर देखते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक बॉक्स क्लास बनाई थी कि जिसके अंदर विड्थ, हाइट और कलर था, ऑलराइट, और ये इधर अभी भी मौजूद है कंस्ट्रक्टर के साथ। इसके अलावा हमने यहाँ इसको सी आउट भी किया हुआ कलर को, है हम इसको हटा देते हैं और बजाय कि हम सारी चीजें पब्लिक करें, हम कुछ चीजों को प्राइवेट भी कर सकते हैं इस तरह से कि हम इन दोनों के बाद प्राइवेट का टैग लगा दें और कॉलन लगा लें। अब यहाँ जो चीजें होंगी ये पब्लिक होंगी और जो इधर चीजें होंगी ये प्राइवेट होंगी। तो पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान जो भी चीजें होंगी वो पब्लिक होंगी, यानी कि एक्सेसिबल होंगी। अब मैं यहाँ बनाता हूँ गेटर्स और सेटर्स। तो गेटर ये होगा कि मैं विड्थ गेट कर लूंगा, इसी तरह मैं गेट करूंगा हाइट भी, इसी तरह मैं गेट करूंगा कलर भी। तो ये हैं सारे के सारे गेटर्स। अभी मैंने सिर्फ इनके प्रोटोटाइप्स बनाए हैं, यानी कि डिक्लेरेशंस की हैं। और इसके बाद आते हैं सेटर्स। सेटर्स का क्या है कि वो कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। ज़रा गेटर्स में हम गेट कर रहे हैं, गेट से मुराद है कि हम वो चीज़ लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो रिटर्न हो रही है जो चीज़ हम लेना चाह रहे हैं। लेकिन सेटर्स में हम वो चीज़ नहीं लेना चाह रहे, वो सिर्फ हम वैल्यूज की सेट कर रहे हैं, तो हम वो वॉइड करेंगे, वॉइड सेट विड्थ, वॉइड सेट हाइट और वॉइड सेट कलर, राइट। और इसके साथ साथ फ्लोट w, फ्लोट h एंड स्ट्रिंग c। तो ये थे प्रोटोटाइप्स। अब हम बजाय के प्रोटोटाइप्स बनाए इनके डेफिनेशन भी बना लेते हैं। अब हम इस गेट के अंदर सीधी बात है वो चीज़ रिटर्न करेंगे, रिटर्न विड्थ, रिटर्न हाइट और रिटर्न कलर, ऑलराइट। और यहाँ उनको हम सेट करते हैं, तो विड्थ इक्वल्स w, हाइट इक्वल्स h, कलर इक्वल्स c। तो ये हमारे गेटर्स और सेटर्स तैयार हो गए। काफी सिंपल सी बात है, ऐसा अच्छी कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं, बस हमने ढेर सारे फंक्शन बना लिए जिनको हमने गेटर्स और सेटर्स का नाम दिया। गौर करने वाली बात ये है कि ये सारा कुछ पब्लिक है, गेटर्स, सेटर्स और कंस्ट्रक्टर, लेकिन वेरिएबल्स ये प्राइवेट है, यानी कि हम इनको डायरेक्ट असेस नहीं कर सकते, हम इनको गेटर्स और सेटर्स के थ्रू असेस कर रहे हैं। अभी अगर हम एक सेंसिबल माइंड से सोचें तो हमें पता है कि हम एक डब्बा जब हम बना लेते हैं तो हम उसकी विड्थ और हाइट नहीं चेंज कर सकते। एक दफा बन गया ना, एक दफा फैक्ट्री से आके बन गया, अब हम उसकी विड्थ हाइट कैसे चेंज करेंगे? उसको तोड़ देंगे? ऑफ कोर्स इसी तरह हो सकती है चेंज, और तो किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए चेंज। तो हम ये कर सकते हैं कि हम सेटर्स हटा सकते हैं विड्थ हाइट के, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसकी विड्थ हाइट बदले। एक दफा बन गया डब्बा तो बस वही विड्थ हाइट हो, लेकिन हम उसका रंग बदल सकते हैं, हम उसको पेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ, तो हम सेट कलर रखते हैं। और इसके अलावा हम ये सारा कुछ गेट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हम स्केल से मेजर कर सकते हैं डब्बा, डब्बे की विड्थ, डब्बे की हाइट, और हम उसका कलर देखकर बता सकते हैं क्या है। तो गेटर्स हैं सारे मौजूद, सेटर सिर्फ एक का है। अब हम देखते हैं कि हम इसको यहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक ग्लोरीफाइड सेटर ही तो है कि सारा कुछ सेट करता है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज़ है कंस्ट्रक्टर जो कि एक्चुअली मल्टीपल सेटर्स हैं। हम बजाय कि हम यहाँ वैसे ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि हम
सेटर्स बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट करें कलर इक्वल्स टू सी है तो मैं यहाँ बजाय कि कलर इक्वल्स टू मैं सेट कलर सी भी कर सकता हूँ, जो कि ऐसा कोई फायदामंद चीज़ नहीं है, लेकिन जस्ट जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया आप लोगों को। ऑलराइट, तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता है एक बहुत बड़ा सेट है जो कि सारा कुछ सेट कर देता है। यहाँ लिखता हूँ बॉक्स डॉट विड्थ, और देखें एरर दे रहा है मुझे, क्या कह रहा है, इनअसेसेबल ऑब्वियसली। तो मैं इसको असेस कैसे करूँगा, गेटर के जरिए, गेट विड्थ। ऑलराइट, और मैं इसको सी आउट कर दूंगा, सी आउट विड्थ। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये कंस्ट्रक्टर चला है ऊपर और इसने बोल दिया 2.2 जो कि विड्थ है, और हमें विड्थ मिल गई। लेकिन 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 अगर मैं फर्स्ट करो विड्थ चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ लिख दूंगा विड्थ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 20, है ना। तो ये मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है कि एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइड एल वैल्यू, मतलब ये कि ये मॉडिफाइबल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक टेम्पोररी फ्लोट है जो कि यहाँ से रिटर्न हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। हम इसको सेट तो कर नहीं सकते क्योंकि इसका सेटर नहीं है, लेकिन हम कलर को सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डॉट सेट कलर यूज करेंगे, और हम ब्लू की बजाय इसको ब्लैक कर देंगे, ब्लू से ब्लैक। और अब मैं सी आउट कर देता हूँ उसको, बॉक्स डॉट कलर। तो हम ये सेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखते हैं। ये एरर दे रहा है, कह रहा है इनअसेसेबल, तो हम ये कर सकते हैं कि गेट कलर यूज कर सकते हैं, और ये ब्लैक ही है। ऑलराइट, तो इस तरह से गेटर सेटर्स काम करते हैं। एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं फर्स्ट करो इसको कट करके यहाँ लिख दूँ तो ये मुझे ये नहीं चलेगा, क्योंकि वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा ना। मैं तो बताता हूँ, ये देखें वॉइड, जब वॉइड है तो सी आउट वॉइड को क्या प्रिंट करेगा, ऑफ कोर्स कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकता। तो एरर दे रहा है कि जनाब ये मैच नहीं कर रहे ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स व्हाटएवर। तो गेट से हम कर सकते हैं और सेट से हम प्रिंट नहीं करवा सकते, यानी कि हम वैल्यू ले ही नहीं सकते। हमें वैल्यूज का पता चलता है गेट से, और वैल्यूज को हम सेट करते हैं सेट से। ऑलराइट, सेटर्स फॉर वैल्यू सेटिंग, गेटर्स टू गेट द वैल्यूज। थोड़ा प्रोफेशनल तरीका मैं आपको बताता हूँ गेटर सेटर्स बनाने का, वो ये है कि हम बजाय कि इसको 4 लाइनों में लिखें, हम सिंपल सी बात है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, ये कितना सिंपल हो गया, एक लाइन में आ रहा है और ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने सारे गेटर्स और सेटर्स को एक एक लाइन में कर दिया, और ये काफ़ी आसान हो गया पढ़ना। तो ये एक बॉक्स क्लास है, ऑलराइट, और इस बॉक्स क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर है, ये गेटर्स हैं, ये सेटर्स हैं, और साथ साथ ये प्राइवेट वेरिएबल्स भी हैं। वेरिएबल्स जो है वो प्राइवेट होने चाहिए। मैंने एक वीडियो इसकी बनाई थी पीछे, जो आप ऊपर देख सकते हैं, आ रही होगी। अगर आपको नहीं समझ के प्राइवेट वेरिएबल्स हम क्यों बनाते हैं तो इस वीडियो को आप लाजमी देखिए। हमने सारा कुछ पहले ही सीख लिया है, कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर्स। ऑलराइट, और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये विड्थ ब्रेथ हाइट और कलर सेट कर रहा है बॉक्स का, यानी कि बॉक्स के डायमेंशन सेट कर रहा है कि कितना बड़ा होगा, कितना मोटा, कितना छोटा बॉक्स होगा, और उसके साथ साथ उसका रंग भी सेट कर रहा है कि बॉक्स का कलर क्या होगा। ऑलराइट, ये तो हमें समझ आ गई। लेकिन क्या आपको पता है कि हम 2-3 कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं? जी हाँ। तो फर्ज करो कि आपकी जितने भी डब्बे होंगे उनकी हाइट एक ही जैसी होगी। फर्ज करो उनकी हाइट 1 मीटर होगी। तो अब आप हर बॉक्स को बनाने के लिए आप इस तरह से करेंगे, बॉक्स 1 इक्वल्स टू करने की जरूरत नहीं। ये उसके अंदर मैं लिख देता हूँ, फर्ज करो विड्थ है 2.0 एफ, क्योंकि फ्लोट है तो एफ 3.0 एफ, और हाइट 1.0 एफ, और कलर ब्लैक। फर्ज कर लेते हैं कि आपके जितने भी डब्बे हैं उनकी हाइट होगी 1 मीटर, यानी कि 1.0 एफ। ऑलराइट, यानी कि अब मैं दूसरा डब्बा बना रहा हूँ ना, तो उसमें भी मुझे 1.0 लिखना पड़ेगा। तीसरा डब्बा बना रहा हूँ, फर्स्ट करो अरे भी बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट करो कि अरे के बगैर बना रहा हूँ। ऑलराइट, तो उनका शायद कलर डिफरेंट हो, रेड, और साइज उनका थोड़ा सा डिफरेंट हो, 0.5 3 5 2। ऑलराइट, लेकिन गौर करें कि इन सब की हाइट सेम है, क्योंकि हमें इसी हाइट के चाहिए डब्बे, और हमें और किसी हाइट के डब्बे नहीं चाहिए। अब इसका हम क्या करें, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए और हमें 1.0 बार बार ना लिखना पड़े। ऑलराइट, तो इसका एक हल है, और वो है एक और कंस्ट्रक्टर बनाना, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कि जो जिसमें हाइट नहीं होगी। ऑलराइट, क्योंकि हाइट वैसे ही 1.0 हो रही होगी। तो हम ये कर सकते हैं, बॉक्स फ्लोट w फ्लोट b और स्ट्रिंग c, ठीक है। इसमें मैंने फ्लोट h लिखा, और क्योंकि मैंने चाहता कि मैं हाइट को पैरामीटराइज करूं। ऑलराइट, और मैं लिखता हूँ विड्थ इक्वल्स w, ब्रेथ इक्वल्स b, हाइट इक्वल्स 1.0 क्योंकि हम चाहते हैं हमारी साइड 1.0 f हो, लेकिन हम चाहते हैं कि कभी-कभी हम हाइट भी सेट कर सकें, तो हमने दोनों कंस्ट्रक्टर रखे। ऑलराइट, हम ये वाला यूज कर सकते हैं, पहले वाला और दूसरे वाला यूज कर सकते हैं। तो मैं अलग सेट करता हूं। ऑलराइट, तो अब मैं यहाँ से 1.0 f हटा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक और कंस्ट्रक्टर आ गया कि जिसको मैं इस्तेमाल करके बॉक्स बना सकता हूँ। इस कंस्ट्रक्टर से भी बना सकता हूँ, इस कंस्ट्रक्टर से भी बना सकता हूँ, और ये ऑटोमेटिकली पता कर लेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली किस तरह से पता करेगा, पैरामीटर्स के जरिए, कि जैसे पैरामीटर्स होंगे उसी लिहाज से वो कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। अब यहाँ देखें, एक फ्लोट काम है ना, एक फ्लोट काम है, तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरे वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। इसको साबित करने के लिए हम सी आउट यूज करते हैं। अब फर्ज करो एक डब्बा जो है वो उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा हमने रखनी है। ऑलराइट, जस्ट फर्ज कर लेते हैं। तो हम यहाँ 3 डब्बे बना रहे हैं। अब हम CTRL F5 करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिखे, एस मिस कर दिया। कंस्ट्रक्टर 1, कंस्ट्रक्टर 2, ठीक है। तो ये आप जरा देखें, पहले वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ चल रहा है क्योंकि इसके 4 पैरामीटर हैं। उसके बाद दूसरा ये वाला जो है जिसमें हाइट भी मैंने मेंशन की हुई पैरामीटर में, तो वो 2 बार चला क्योंकि मैंने 2 बार डब्बे बनाए। तो आप ये देख सकते हैं कि हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मैं चाहता हूँ कि मैं मुझे कोई भी काम ना करना पड़े, बहुत लेजी हूँ मैं भाई। मैं चाहता हूँ भाई सादा सादा बस बॉक्स 4 करूँ और मुझे कोई मतलब पैरामीटर नहीं डालना, लेकिन ये देखिए मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो हम इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। ऑलराइट, और वो इस तरह से कि तो इस तरह से हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। राइट, और ये देखें कि अब ये वाला इसको कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाला ऐसा करते हैं, ऐसे आउट यहाँ भी कर लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल रहा है। एक और हम काम कर सकते हैं बड़ा मैजिकल, वो ये है कि हम बॉक्स फर्स्ट करो हम एक कोड डालें तो उस कोड से ऑटोमेटिकली उस तरह से बॉक्स सेट हो जाए। फर्स्ट करो मैं कहूँ बॉक्स 5, मैं चाहता हूँ बड़ा बॉक्स बन जाए, बिग बॉक्स, ठीक है। या फर्स्ट करो साइजेस होंगे, फर्स्ट करो आपका एक ब्रांड है, ऑलराइट, कोई ब्रांड है और आपने साइजेस रखे, जैसे शर्ट के साइज होते हैं ना, XXL, XL, S, इस तरह के साइजेस होते हैं।
तो आप लोगों ने कुछ साइजेस डिफाइन किए हैं कि वो आप अगर स्ट्रिंग के तौर पर डालोगे बॉक्स के अंदर तो उस तरह से बॉक्स आपका तैयार हो जाएगा। फर्स्ट करो मैं चाहता हूँ एक बॉक्स XXL और एक बॉक्स जो अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जो कि ये XL और XXL को समझ सके, स्ट्रिंग साइज लेवल और लेवल XL XXL उसके बाद स्ट्रिंग C यानी कलर और अब मैं डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करेगा और डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करेंगे हम इक्वल टू लगाते हैं हम वाई जो भी आप डिफॉल्ट चाहते हो वो आप लिखो। तो मैंने अब वाई लिख दिया तो उसके बाद मैं कहता हूँ इफ साइज लेवल इक्वल टू XXL तो फिर हम width इक्वल टू breadth इक्वल टू height एक स्पेशल हाइट देंगे 4.5 जो हम भूल सकते हैं लेकिन हम टैग यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं होता। else if size label इक्वल टू XXXL एंड एक्स्ट्रा लार्ज राइट अभी बहुत सारे लेवल बना सकते हैं हम ऐसा करके लेवल बना देते हैं 3.0 और उसके बाद मैं कहता हूँ else if size label इक्वल टू L एंड लार्ज ओके हम सारी बातें आपको समझ आ गई राइट इक्वल टू कॉपी इसे इसको हम नाम देते हैं 2 राइट और एंड पर हम कहते हैं कलर इक्वल टू सी राइट तो ये हमने डाल दिया और आप गौर करें लेवल जो होगा उसके लेवल हम साइज सेट करें यानी साइज नंबर चाहते हैं जरूरत है लेवल डालेंगे और कंस्ट्रक्टर बताएगा कौन सा साइज सेट होना चाहिए। तो अब ये तीनों सही चल रहे हैं और जरा गौर करें कि मैंने यहाँ सिर्फ एक स्ट्रिंग दिया ठीक है सिर्फ एक स्ट्रिंग दिया और दूसरा स्ट्रिंग नहीं दिया तो हमारा कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जो कि एक स्ट्रिंग से चल रहा। तो ये कैसे ठीक हो रहा है इस तरह से ठीक हो रहा है कि हमने एक स्ट्रिंग डाला है ना तो दूसरा स्ट्रिंग डिफॉल्ट सेट हो रहा है व्हाइट यानी कि हमें वो डालने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर हमने कुछ नहीं डाला तो व्हाइट ले लेगा और अगर हमने कुछ डाला तो वो वाला ले लेगा। यानी कि फर्स्ट करो मैंने यहाँ इधर ब्लू लिख दिया तो अब व्हाइट की बजाय ये व्हाइट नजर आ रहे हैं ना स्ट्रिंग सी व्हाइट तो व्हाइट की बजाय ब्लू हो जाएगा क्योंकि मैंने ब्लू लिख दिया। लेकिन अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो ये हमेशा व्हाइट लेगा डिफॉल्ट जो है ना बाय डिफॉल्ट यानी कि स्टार्टिंग में वो हमेशा वही चीज लेगा जो मैंने यहाँ लिख दिया और ये बड़े फायदेमंद चीज है इससे काफी चीजें आसान हो जाती हैं। अब हम रन कर रहे हैं और अब देखते हैं क्या होता है। ओह माय गॉड लेट्स सी द मैजिक। तो ये देखें गौर करें XXL साइज कलर व्हाइट XL साइज कलर व्हाइट M साइज कलर रेड ठीक है और ये कैसे हुआ XXL और बाय डिफॉल्ट कलर व्हाइट है ठीक है XL बाय डिफॉल्ट कलर व्हाइट है M साइज लेकिन इस दफा कलर रेड ठीक है ये एक बार फिर देख लें कलर रेड क्योंकि हमने यहाँ डिफॉल्ट पैरामीटर को ओवरराइड कर दिया उसकी बजाय रेड आ गया। ऑलराइट अब हम बात करते हैं सादे फंक्शंस की। काफी ज्यादा पैरामीटर्स हैं यार जब इतने ज्यादा पैरामीटर्स हो तो बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा जी तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। इसने 79 जवाब दे दिया सारे जब ऐड होते हैं तो 79 हो जाता है। लेकिन फर्स्ट करो कि हम सिर्फ दो नंबर ऐड करना चाहते हैं इसी फंक्शन से मैं सबको डिफॉल्ट पैरामीटर दे दूंगा इक्वल्स टू 0 कम से कम दो नंबर्स तो ऐड होने चाहिए लेकिन इसको भी मैं 0 कर सकता हूँ। तो बेशक मैं यहाँ सारे पैरामीटर्स हटा के सिर्फ 4 लिखूँ तो भी ये चलेगा। दैट्स द मैजिक। ये देखें इसने बोला 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 सारे 0 पैरामीटर डिफॉल्ट सेट हो रहे हैं तो ये 4 आ गया। अच्छा अब डिफॉल्ट पैरामीटर का एक मसला ये है कि हम बीच वाले पैरामीटर को नहीं 0 कह सकते। ये फर्स्ट करो C 0 नहीं है लेकिन ये 3 बाकी 0 है और पीछे ये एक 0 है तो ये देखें एरर आ गया कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट नॉट एट एंड ऑफ पैरामीटर लिस्ट नॉट एट एंड ऑफ पैरामीटर लिस्ट यानी कि बीच में किसी भी पैरामीटर को हम 0 नहीं कह सकते हमेशा एंडिंग पैरामीटर से स्टार्ट होता है। एंडिंग वाले अगर 0 होंगे तो उससे पीछे वाला फिर जाकर 0 होगा। यानी कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इन सबको 0 ना कहूँ ठीक है इन सबको मैं 0 नहीं कहता लेकिन मैं A को 0 कह देता हूँ राइट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये एंड पर नहीं है। जब एंड पे पैरामीटर होगा एंड के पैरामीटर को आप 0 या कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो लेकिन शुरू के पैरामीटर्स को आप नहीं दे सकते तब तक जब तक उससे अगले वाला डिफॉल्ट ना सेट हुआ। यानी कि हमेशा एंड से ही सारे पैरामीटर्स डिफॉल्ट पर होते हैं एंडिंग वाला 0 या कोई भी डिफॉल्ट उससे पहले वाला डिफॉल्ट उससे पहले वाला डिफॉल्ट। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो क्लास होती है उसके अंदर ढेर सारे डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स होते हैं और उन सबको सेट करना उन सबको एक वैल्यू देना उन सबको कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है मुश्किल भी हो सकता है। और यही वजह है कि कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट्स का कॉन्सेप्ट आया है। ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसका बेसिकली फायदा यह है कि अगर आपके पैरामीटर में जो नाम होता है वेरिएबल का वो अगर एग्जैक्ट वही नाम हो जो आपके क्लास के अंदर वेरिएबल या डेटा मेंबर है उसका नाम है तो कभी कभार कंपाइलर या जो कंप्यूटर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं जब आप उस वेरिएबल के नाम को मेंशन करते हैं। और कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट एक तरीका है उसको हल करने का। तो अब हम देखते हैं कि मैं आखिर क्या बोल रहा हूँ। तो ये देखें मैंने एक क्लास बनाई है पर्सन के नाम से और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है कि जिसके अंदर ढेर सारे वेरिएबल्स जो हैं वो इनिशियलाइज हो रहे हैं उनको एक वैल्यू मिल रही है ओके। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि इसमें जो पैरामीटर्स के नाम है पैरामीटर्स में जो नाम दिए वो सेम है वेरिएबल के जो नाम क्लास के अंदर है उसके। तो इस तरह से कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि जब मैं नेम का जिक्र कर रहा हूँ तो कौन सा नेम ऑलराइट क्योंकि यहाँ भी एक नाम है तो यहाँ भी एक नेम है तो इससे कंफ्यूजन हो जाती है ठीक है। और दूसरी बात जो है वो ये कि इसको हम छोटा कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट से ठीक है। तो ये दो फायदे हैं कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट का। इतना इतना कोई खास टॉपिक नहीं है लेकिन जाहिर है ये एक टॉपिक तो है तो इसे कवर तो करना है ऑलराइट। तो इसका एक हल ये कि मैं नेम की बजाय NOG मतलब नाम चेंज कर दूँ कोई और नाम लिख दूँ इज एम ठीक है और एज की बजाय AHW। जब हम पैरामीटर्स के नाम मुख्तलिफ कर देते हैं उन नामों से जो हमने क्लास के वेरिएबल्स को दिया है तो इसका मसला ये होता है कि अब इनकी सेंस नहीं बन रही ठीक है। ये n क्या चीज़ है ये o क्या चीज़ है g क्या चीज़ है इसकी सेंस नहीं बन रही। ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए देखें मैंने एक इंस्टेंस बनाया हुआ है किसी वेरिएबल के अंदर सेव नहीं किया बस ऐसे ही सीधा सीधा बना दिया ठीक है। और मैं इसको होवर करता हूँ इसके ऊपर माउस रखता हूँ तो ये बताता है देखो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं। इससे मदद हो जाती है ना जब मैंने फर्स्ट करो इसका इंस्टेंस बनाना हो एक ऑब्जेक्ट बनाना हो पर्सन का तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा अच्छा यहाँ नेम डालना है ऑक्यूपेशन डालना है। लेकिन अभी क्या मुझे पता चल रहा है अभी मुझे पता चला है कि मैंने एन डालना है या मैंने ओ डालना है या मैंने जी डालना है या मैंने इज एम डालना है या मैंने ए डालना है मैंने HOW डालना है क्या चीज़ें ये तो समझ ही नहीं आ रही। और ये तब जाकर समझ आएगी जब मैं यहाँ देखूंगा अच्छा ये नेम ऑक्यूपेशन वगैरह में सेव हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है इतना अच्छा नहीं है तो इसका बेहतर तरीका ये है कि मैं सारा कुछ बैक करता हूँ ठीक है। ये मैंने वापस नेम करनी है मैं एक्चुअली अंडू कर रहा हूँ CTRL Z से ठीक है। ये सही है ये अच्छा है। इस तरह अब मैं अगर यहाँ जाऊँगा ना
तो मुझे कम से कम पता तो चल रहा है ना कि मैंने क्या डालना है। पहले मैंने नाम डालना है, फिर मैंने ऑक्यूपेशन डालना है, फिर मैंने जेंडर डालना है, फिर मैंने डालना है इज मैरिड, एज, हाइट, विड्थ, वेट, ठीक है, इस तरह समझ आ जाती है। तो पैरामीटर्स के नाम वही अच्छे हैं जो मतलब हम क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ NOG लिख दें, NOG, लेकिन इससे क्या होगा कि अब जब हमने क्लास के अंदर इनके नाम इस्तेमाल करने होंगे कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, तो वो काफी कंफ्यूजिंग होगा कि यार ये n क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम चाहते हैं दोनों तरफ से आसानी हो, जो उस क्लास को यूज करे उसके लिए भी आसानी हो, और क्लास के अंदर जो काम हो रहा है, जो काम वो बना रहा है, जो क्लास बना रहा है उसके लिए भी आसानी हो। तो इसका एक तरीका है कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। हम ऐसे कॉलन लगाएंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट बनाने के लिए कॉलन लगाते हैं। बेशक हम ये अगली लाइन पे भी लिख सकते हैं कॉलन, उसके बाद हम ये कर सकते हैं नेम। ये जो पहला नेम है ये कौन सा नेम है, ये वाला नेम है, ठीक है, ये वाला नेम। और ये नेम को किस वैल्यू में सेट करना है, वो सेट करने के लिए हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके आगे नाम लिख देंगे जिसमें हमने सेट करना है, नेम नेम, ठीक है, ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन, तो ये है कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट, यानी कि एक ऐसी लिस्ट के जिसके अंदर हम सारा कुछ सेट कर सकते हैं। जरा गौर करें, हमने ब्रैकेट्स खाली छोड़ी, ब्रैकेट्स लाजमी लिखनी है, ये जो फ्लावर ब्रैकेट्स है लेकिन हाल ही है, ठीक है। और मैंने कॉलन के बाद ये सारे के सारे लिख दिए। अब कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, उसे पता है कि ये जो पहले जो ब्रैकेट से बाहर जो चीज होगी वो है ये वाला नेम, और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर नेम होगा ये है वो नेम जो पैरामीटर से आ रहा है, ऑलराइट। और इस तरह से हम सारी वैल्यूज को सेट करें कंस्ट्रक्टर के अंदर बगैर किसी कंफ्यूजन के। तो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट जो है सिर्फ कंस्ट्रक्टर में इस्तेमाल होती है, और बाकी जो फंक्शन है उनमें नहीं इस्तेमाल कर सकते। और आप ये देख सकते हैं कि मैं एडिट करने के लिए यहाँ पैरामीटर में ले रहा हूँ नेम, ऑक्यूपेशन और एज, पैरामीटर के नाम जो है, ओके, और यही नाम एग्जैक्ट डेटा मेंबर्स क्लास के पर्सन, ठीक है। कभी कभार मुझे भी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ डेटा मेंबर्स वेरिएबल्स। अब यहाँ पर्सन डॉट एडिट वो नाम बताता हूँ, मैं चीमा देता हूँ और मैं गेम डेवलपर और एज 24, ठीक है। ये मैंने एडिट कर दिया और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट में मैंने अब सारे के सारे डाल दिए चीजें। एडिट करने के बाद प्रिंट में क्या आना चाहिए, चीमा गेम डेवलपर एज 24 होनी चाहिए। और जरा गौर करें, मेरा नाम भी अभी भी बिलाल है, मैं अभी भी प्रोग्रामर हूँ, जो कि हाँ हूँ, अभी भी हूँ, और एज 23 है, 24 नहीं हुई, तो कुछ भी बदला नहीं है। ये जो नेम है यहाँ, यही नेम इक्वल टू नेम हो रहा है, वही चीज उसी के अंदर सेव हो रही है, तो कोई चीज नहीं बदल रही। तो इसको हल करने का तरीका है दिस कीवर्ड। ये कीवर्ड है इस प्रोग्रामिंग का, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दिस कीवर्ड है। इसका मतलब यह है कि दिस मतलब ये खुद, ओके। तो मैं यहाँ लिखूंगा अगर दिस डॉट नेम, ऑलराइट, ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि दिस जो है ये एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर के साथ अगर हमने लिखना हो तो हम एरो लगाते हैं, ठीक है। ये बस एक चीज है जो हम इंशाल्लाह मैं आगे सिखाऊंगा। हम ये भी कर सकते हैं कि हम डी रेफरेंस करके डॉट लगा सकते हैं, एस्टरिस्क दिस डॉट, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। तो अब ये जो दिस है ना, ये इसका अपना मेमोरी एड्रेस है, ये पॉइंटर है, ये खुद का पॉइंटर है। पर्सन का जो इंस्टेंस हम बनाएंगे उसका पॉइंटर है दिस। एस्टरिस्क जो पीछे लगाया है ये डी रेफरेंस कर रहे हैं पॉइंटर को, और फिर जाहिर है पॉइंटर को डी रेफरेंस करने के बाद ये वही चीज है जो क्लास है, उसके बाद डॉट लगाते हैं तो डॉट नेम। तो ये जो नेम है डेटा मेंबर है पर्सन क्लास का। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है एस्टरिस्क और ब्रैकेट्स लगाकर डॉट लगाना, तो बेहतर यह है कि हम जो आसान तरीका उसको यूज करें, हम ऐसे हाइफन और फिर राइट साइड पे एंगल ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। दिस एरो नेम पॉइंटर से डी रेफरेंस करके उसका डेटा मेंबर निकाल रहा हूं मैं। दिस कीवर्ड, ये कीवर्ड है जो कि हर क्लास में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम फर्स्ट करो बॉक्स क्लास बनाई है, तो बॉक्स क्लास के अंदर दिस होगा, वो पॉइंटर होगा बॉक्स का। यहाँ पर्सन के अंदर दिस लिखा है तो पॉइंटर होगा पर्सन का। अब ये नाम, ऑक्यूपेशन और एज प्रॉपर सेट होंगे, और अब प्रॉपर मुझे नजर आएगा चीमा गेम डेवलपर और 24 जब मैं प्रिंट करूंगा। इसने बोल दिया चीमा गेम डेवलपर एंड यहाँ 24। तो यहाँ मैंने एक पर्सन क्लास बनाई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये कंस्ट्रक्टर है जिसके साथ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट इस्तेमाल हुई है, और ये डिस्ट्रक्टर है, और इनमें एक सादा सा सी आउट की स्टेटमेंट लगी हुई है। एक प्राइवेट मेंबर भी है, तो प्राइवेट डेटा मेंबर के साथ जाहिर है कि हम गेटर भी इस्तेमाल करते हैं, तो गेटर के जरिए हम उस नेम को देख लेते हैं और उसको देखकर जाहिर है प्रिंट करते हैं। तो ये है इंट मेन, इसके अंदर मैंने पर्सन एक बनाया हुआ है बिलाल के नाम से, और फिर मैंने उसका नेम जो है गेट करके उसको प्रिंट किया हुआ है। और उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर पर्सन ए का नाम बिलाल है जो कि है, तो फिर मैं एक और पर्सन बनाऊंगा चीमा के नाम से और उसका नेम गेट करके प्रिंट करूंगा। इस प्रोग्राम को रन करने पर हमें मिलता है अ पर्सन इज कंस्ट्रक्टेड बिलाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने ये प्रिंट किया स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर में, और उसके बाद जाहिर है कि मैंने बिलाल सेट किया था तो वो गेट नेम होकर प्रिंट बिलाल हुआ। और फिर जब ये स्टेटमेंट ट्रू हुई, जब इफ स्टेटमेंट के अंदर चला गया तो चीमा भी कंस्ट्रक्ट हो गया, तो एक और कंस्ट्रक्टर चला, और उसके बाद चीमा भी प्रिंट उसी तरह हुआ। और फिर जाहिर है कि यहाँ स्कोप खत्म हो गया, तो जब स्कोप खत्म होता है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया चीमा का, ठीक है, चीमा का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और उसके बाद हम यहाँ अटक गए सिन पॉज पर, ऑलराइट। तो अगर ये सिन पॉज ना होता तो आप बिलाल जो पहला पर्सन है उसका भी डिस्ट्रक्टर यहाँ देखते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ एक डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, दूसरा नहीं हुआ, क्योंकि हमने पॉज कर लिया बीच में। इस प्रोसेस के दौरान 2 पर्सन बने हैं, और मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि कितने पर्सन बने हैं, 1 बने हैं, 2 बने हैं, और जितने बने हैं मैं चाहता हूँ कि मैं उसको यहाँ प्रिंट कर दूँ। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब क्लास के अंदर ये मुमकिन तो नहीं लगता। मैं फर्स्ट करो कि यहाँ पर्सन के अंदर एक इंटीजर बनाता हूँ, इंट काउंट, तो मैं यहाँ कर देता हूँ काउंट प्लस प्लस। जब ये बनेगा पर्सन बिलाल के केस में, तो काउंट बिलाल का अपना होगा और चीमा का अपना होगा, जो 2 पर्सन बनाए। ये जो काउंट है ये दोनों क्लासेस को, दोनों इंस्टेंसेस को, दोनों ऑब्जेक्ट्स को मद्देनजर नहीं रख रहा। मैं एक इस तरह से सिस्टम चाहता हूँ कि क्लास का एक अपना वेरिएबल हो, ब्लूप्रिंट का अपना वेरिएबल हो, जो कि सारी क्लासेस के अंदर असेसेबल भी हो और साथ साथ उसका क्लास के साथ ताल्लुक भी कायम रहे। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ इंट काउंट लिख सकता हूँ, ऑलराइट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कॉन्सेप्ट, लेकिन समझने की कोशिश करें। और फिर उस काउंट को मैं इधर प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर जब मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ तो डिस्ट्रक्टर में मैं माइनस कर देता हूँ ताकि प्रॉपर कैलकुलेशन हो कि कितने पर्सन बने हैं। और फिर मैं यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ उसको इधर सी आउट आउट। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, लेट्स सी।
और इसने मुझे एरर दिया। लेट्स सी व्हाट्स द एरर। काउंट इज एम्बिगियस। वेल मैंने हटा दिया काउंट का यहाँ जो वेरिएबल था, तो आई थिंक ये एम्बिगियस नहीं होना चाहिए। तो ये देखें इसने मुझे 2 कह दिया। ऑलराइट कि हाँ 2 नंबर आए हैं, और मैं अगर इस काउंट को फिर से प्रिंट करूं आगे, ठीक है, इधर प्रिंट करूं, तो ये 2 हुआ और 2 के बाद डिस्ट्रक्टेड हुआ और फिर 1 हो गया, जाहिर है। लेकिन स्टैटिक कीवर्ड क्या है, ठीक है, ये हम असल में, ये सारा मैंने इसलिए बताया ताकि मैं स्टैटिक कीवर्ड के पास आ जाऊं। इंट काउंट जो है ये इसको हम प्राइवेट नहीं कर सकते क्योंकि क्लास से बाहर है और ये क्लास के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं जो कि क्लास के का ताल्लुक हो उसका, ठीक है, कि क्लास के अंदर एक वो चीज हो और एक ऐसी चीज हो जो हर पर्सन, जितने पर्सन बनाए वो सारे के सारे उसको असेस कर सके और उसके अलावा कोई और असेस ना कर सके। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड। तो बजाय कि मैं लिखूं प्राइवेट में इंट काउंट, मैं लिखूंगा स्टैटिक इंट काउंट। जब मैंने स्टैटिक का वर्ड पीछे लगा दिया तो इसका मतलब ये कि सारी क्लास इसको असेस कर रही है, पर्सन के जितने भी इंस्टेंसेस बनेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे इसके, हम जैसे ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ये इसको बराबर असेस कर सकेंगे। अब ये जो काउंट है, जब ये प्लस प्लस हो रहा है तो ये प्लस प्लस इसके अंदर भी हो रहा है और इसके अंदर भी हो रहा है, दोनों के अंदर एक ही वेरिएबल प्लस प्लस हो रहा है। और मैं इसको इस तरह से सी आउट नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है, जाहिर है। तो इसके लिए हम एक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे, एक ऐसा फंक्शन कि जिसको क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है और वो ऐसे ही सीधा सीधा चल जाता है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक स्ट्रिंग, और नहीं स्ट्रिंग नहीं, इट्स इंटीजर, इंट गेट काउंट, और फिर मैं रिटर्न करता हूँ काउंट, ठीक है। मैंने काउंट को रिटर्न कर दिया इस तरह से, ये पब्लिक है, ऑलराइट, और ये स्टैटिक है। तो स्टैटिक का मतलब ये है कि मैं इसको सीधा सीधा निकाल सकता हूँ। किस तरह से मैं कर सकता हूँ गेट काउंट, ये चीज़ करनी है ना हमने, लेकिन ये पर्सन के साथ इसका ताल्लुक है। तो इसका पर्सन के साथ ताल्लुक कैसे मैं दिखाऊंगा, तो मैं इस तरह से दिखाऊंगा कि मैं लिख दूंगा पर्सन और डबल कॉलन गेट काउंट। जरा गौर करें कि मैंने लिखा है पर्सन डबल कॉलन गेट काउंट, और इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए मुझे कोई पर्सन ए की भी जरूरत नहीं, ना पर्सन बी की जरूरत है, ठीक है, दोनों की मुझे जरूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा इस स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, और इसी तरह मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, पर्सन काउंट, सीधा सीधा काउंट को कॉल कर सकता हूँ अगर काउंट पब्लिक होता तो। लेकिन ये प्राइवेट है, ठीक है, ये प्राइवेट है, तो प्राइवेट को तो मैं इस तरह नहीं असेस कर सकता, लेकिन ये जो प्राइवेट है मैं इसको सीधा सीधा फंक्शंस के अंदर असेस कर सकता हूँ पर्सन क्लास के। ये है स्टैटिक का कॉन्सेप्ट कि स्टैटिक एक ऐसा वेरिएबल या फंक्शन है कि जिसको हम क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये क्लास का फंक्शन है, क्लास का वेरिएबल है, ठीक है। ये एक इंस्टेंस के साथ इसका ताल्लुक नहीं होता है, एक ऑब्जेक्ट के साथ इसका ताल्लुक नहीं होता है, बल्कि पूरी पर्सन क्लास के साथ ताल्लुक है। यानी कि जितने भी आपने पर्सन के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उन सब के साथ इस पर्सन डबल कॉलन गेट काउंट या पर्सन काउंट, ये जो है स्टैटिक, इसका ताल्लुक होगा। एक और चीज जो बहुत आम है जब हम स्टैटिक वेरिएबल्स बनाते हैं वो ये है कि हमें बाहर उसको इस तरह से लिखना पड़ता है, पर्सन काउंट इक्वल्स टू 0, उसको इनिशियलाइज बाहर करना होता है क्लास के। ओके, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, मुझे तरीका पर्सनली नहीं पसंद, लेकिन इसी तरह हम इनिशियलाइज करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स को जो क्लास से बाहर। ऑलराइट, तो ये यहाँ मैंने लिखा स्टैटिक इंट काउंट। अब इसको इनिशियलाइज में अंदर शायद कर सकता हूँ, ठीक है, नहीं मैं नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको मैंने बाहर ऐसे इनिशियलाइज किया। आई थिंक C++11 जो नई C++ है शायद उसमें अंदर हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये देखिए मैंने बाहर इसको इनिशियलाइज कर दिया, मैंने कहा काउंट इक्वल्स टू 0, और मैंने इसका ताल्लुक भी बताया कि पर्सन के साथ इसका ताल्लुक है। ये ताल्लुक दिखाने के लिए होता है ये डबल कॉलन। तो जरा गौर करें, पर्सन बना, ठीक है, तो फिर काउंट 1 बढ़ गया, उसके बाद एक और पर्सन बना, एक और काउंट बढ़ गया, तो काउंट कितना हुआ 2 हुआ, और जब एक पर्सन तबाह हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, तो काउंट कम हो गया, जैसे कि यहाँ लिखा है। ये जो स्टैटिक वेरिएबल है काउंट, ये काउंट करता है कि कितनी क्लास के इंस्टेंसेस बने हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ भी हो सकता है, मसलन हम ये कह सकते हैं कि कितने पर्सन एक ही नाम के, कितने पर्सन दूसरे नाम के, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम हर किस्म के काउंटर्स बना सकते हैं, हम हर किस्म के स्टैटिक वेरिएबल्स और फंक्शंस बना सकते हैं। C++ में अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब आप कोई क्लास बनाते हैं तो वो क्लास पहले ही एग्जिस्ट कर रही होती है। ऐसे में ये होता है कि कंपाइलर के पास मल्टीपल डेफिनेशन आ जाती है, एक आपकी अपनी क्लास और एक किसी और की क्लास, या एक कोई स्टैंडर्ड क्लास किसी लाइब्रेरी से। जब एक से ज्यादा क्लासेस हों एक ही नाम की, तो फिर हम उसे कहते हैं कि ज़ाहिर मल्टीपल डेफिनेशन है, और मल्टीपल डेफिनेशन से कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है, कंपाइलर को समझ नहीं आती कि कौन सी डेफिनेशन है जो इस्तेमाल करनी है, और ये सही नहीं होता। तो इसको हल करने के लिए C++ में एक नया कॉन्सेप्ट आया, और जिसको हम कहते हैं नेम स्पेसेस। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को देखने लगे हैं, और हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का आखिर मतलब क्या होता है जो हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं। तो अब हम चलते हैं VS कोड की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक पर्सन क्लास बनाई हुई है, और इस पर्सन क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है, एक प्रिंट फंक्शन है, और 3 प्राइवेट वेरिएबल्स है, बिलाल 2480। ऑलराइट, ये तो समझ आ गई है। लेकिन मेरे पास एक और पर्सन है, और वो मेरे किसी दोस्त ने बनाया, फर्ज करें, ऑलराइट, वो मेरे एक दोस्त ने बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस पर्सन को भी साथ इस्तेमाल करूँ अपने पर्सन के साथ। तो ये हो सकता है, मतलब हम इंक्लूड करके देखते हैं, इंक्लूड पर्सन, क्योंकि अलग फाइल में है तो इसको हम इंक्लूड करेंगे, और जब एक लोकल फाइल होती है तो उसको इंक्लूड करने के लिए हम डबल कोट्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि डबल कोट्स और ये एंगल ब्रैकेट्स का क्या फर्क है इंक्लूड में, तो ये वीडियो आ रही होगी ऊपर, उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे होता है। पर्सन डॉट cpp, अब एक ये पर्सन और एक ये पर्सन आ गए हैं इस फाइल में। ओके, 2 पर्सन यानी कि मल्टीपल डेफिनेशन हो गई हैं। तो अब मैं इसे रन करता हूँ serial F5, और मुझे मिलेंगे एरर्स। तो मैं शो एरर्स करता हूँ, और आप यहाँ देख सकते हैं लिखा आ रहा है रीडेफिनेशन ऑफ क्लास पर्सन, ठीक है, यानी कि जब डेफिनेशन एक दफा हो गई पर्सन की तो फिर से डिफाइन करते हैं तो एरर आ जाता है। तो मल्टीपल डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, कंपाइलर कंफ्यूज होता है, कंपाइलर को समझ नहीं आती। ये तो बात क्लियर हो गई। तो इसको हल करने के लिए नेम स्पेस का जो सिस्टम है वो बनाया। अब मैं यहाँ जो है अपने क्लास को एक नेम स्पेस के अंदर रैप कर देता हूँ, और वो नेम स्पेस है क्योंकि मैंने बनाई है तो मैं उसको BAC कह देता हूँ, क्योंकि मेरा नाम के इनिशियल है BAC, बिलाल अहमद चीमा, ठीक है, BAC, और फिर मैं ऐसे ब्रैकेट्स लगा के इसको रैप कर दिया नेम स्पेस के अंदर। इस तरह से हम नेम स्पेस बनाते हैं, इस तरह से हम एक क्लास को, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को हम नेम स्पेस के अंदर डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ जाता हूँ और इसको भी एक नेम स्पेस के अंदर डालता हूँ,
और वो नेम स्पेस होगा फर्स्ट करो जिस दोस्त ने मुझे दिया उसका नाम है, ये लो, ये मैंने लिख तो दिया नेम स्पेस बीएससी, लेकिन अभी भी कंपाइलर को समझ नहीं है कि क्या इसका जवाब। मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और इसने बोला है पर्सन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, पर्सन का पता ही नहीं दफा कि ये पर्सन है क्या चीज। अब हमें बताना है कि कौन से नेम स्पेस से हम पर्सन ले रहे हैं। तो वो बताने के लिए कि हम कौन से नेम स्पेस से पर्सन ले रहे हैं, हम यहाँ पीछे लिखते हैं नेम स्पेस का नाम। फर्स्ट करो मैं बीएससी वाला यूज करना चाह रहा हूँ नेम स्पेस, और फिर डबल कॉलम्स। तो इस तरह से मैंने बताया कि मैं बीएससी की नेम स्पेस से पर्सन क्लास लेना चाह रहा हूँ, बीएससी नेम स्पेस से पर्सन क्लास लेना चाह रहा हूँ। ओके, और फिर मैं उसी को यूज करूंगा आगे प्रिंट करके। तो देखते हैं क्या अब ये चलता है नहीं। देयर यू गो, चल गया। ठीक है, अब ये मेरे पर्सन और मेरे दोस्त के पर्सन क्लास में फर्क यह है कि इसके इसमें हाइट है जो कि मेरे वाले में नहीं है। तो अब मैं उमर वाला यूज करता हूँ, मैं लिखता हूँ उमर। इस दफा ये उमर का नेम स्पेस वाला पर्सन चल रहा है। ठीक है, यहाँ जो उमर है, ये जो पर्सन है उमर पर्सन, इसमें हाइट भी है। तो अब मुझे यहाँ हाइट भी मिल रही है। अभी आपने एक अजीब सी बात गौर की होगी कि यहाँ मैंने ढेर सारे एसटीडी डाले हुए, एसटीडी एसटीडी एसटीडी। ये क्या है? ये हम नेम स्पेस यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड का, और वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस ही हमेशा यहाँ हम इस तरह से यूज कर रहे होते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अगर फर्स्ट करें मैं हटा दूं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, तो होगा ये कि जहां भी सी आउट लिखा होगा ना, और स्ट्रिंग लिखा होगा और एंटर लिखा होगा, उसके पीछे मुझे लिखना पड़ेगा क्या उसे कहते हैं, एसटीडी है। ठीक है, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ और मैं इसको हर जगह डालता हूँ। ठीक है, ये इधर डाला, इधर इधर इधर। तो जितने भी हम आईओ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में से स्टैंडर्ड चीजें लेते हैं, एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड है, जो हम चीजें लेते हैं उसके लिए एक नेम स्पेस है एसटीडी, ताकि वो मैच ना करे, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ। फर्स्ट करें कि मैंने स्ट्रिंग क्लास बनाई है, अब एक स्ट्रिंग क्लास पहले ही स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद है, तो उन दोनों को अलग करने के लिए नेम स्पेस बनाया है स्टैंडर्ड का, एसटीडी का, सी प्लस प्लस में। ओके, और मैंने अब वो एसटीडी हर जगह लगा दिया है इस तरह से अलग से। अब मैं इसको रन करता हूँ तो बिल्कुल सही चलेगा उसी तरह जिस तरह इसको चलना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि इतने ज्यादा एसटीडीज अच्छे नहीं होते, तो इसको हम अवॉइड करने के लिए हम लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके, मैं लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट हम यूज करें नेम स्पेस वो है स्टैंडर्ड, यूजिंग नेम स्पेस बीएससी। ठीक है, तो अब मैं दो नेम स्पेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं अगर ये हटा दूं उमर, ठीक है, और ये मैं चौथा भी हटा दूं, तो अब सी प्लस प्लस को समझ आ जाएगी कि मैं जितने भी पर्सन नीचे बनाऊंगा वो बीएसी से ताल्लुक रखेंगे। इस तरह से मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कौन सा नेम स्पेस यूज करना है। लेकिन फर्स्ट करो मैं चाहता हूँ कि 3-4 मैं बीएसी पर्सन बना रहा हूँ, लेकिन एक अलहदा से मैं उमर का बीएसी यूज करना चाह रहा हूँ, तो ओ सॉरी उमर का पर्सन यूज करना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ उमर पर्सन पर्सन। ठीक है, इस तरह मैंने जब उमर पीछे लगा दिया कि मैं कौन सा नेम स्पेस यूज कर रहा हूँ, तो वो स्पेसिफाई होगा कि जनाब ये वाला नेम स्पेस यूज करना है। फर्स्ट करो कि मैं यहाँ दोनों नेम स्पेस लिख देता हूँ, यूजिंग बीएससी और यूजिंग नेम स्पेस उमर। अब मसला ये होगा कि यहाँ एम्बिगियस होगा कि कौन सा पर्सन यूज करना है। ठीक है, यहाँ लिखा है एम्बिगियस। एम्बिगियस मतलब उसे नहीं पता कि बीएस यूज करना है या उमर यूज करना है, क्योंकि दोनों को मैंने लिखा हुआ यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, यानी कि दोनों इस्तेमाल करो, लेकिन ये दोनों में है पर्सन, तो सब कंपाइलर को समझ नहीं आ रही कि कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह नहीं आपने कर सकते। मतलब अगर आपने इस तरह कर भी दिया कि आपने दोनों यूजिंग लिख दिया, तो आपको अब यहाँ स्पेसिफाई करना होगा कि ये बीएससी से या उमर से। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक वेक्टर 2 की क्लास बनाई हुई है, और इसमें दो फ्लोट्स हैं एक्स एंड वाई, सारा कुछ पब्लिक है इसमें। तो स्ट्रक्चर होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन खैर हम अभी सीख रहे हैं। तो ये है इसका कंस्ट्रक्टर, फ्लोट एक्स फ्लोट वाई और इनिशियलाइजेशन लिस्ट, और ये कुछ फंक्शंस हैं, एडिशन का फंक्शन, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन, मल्टीप्लाई का फंक्शन, डिवाइड का फंक्शन, इक्वालिटी का फंक्शन, इक्वालिटी चेक करने के लिए, और फिर उसको हम प्रिंट कर रहे हैं इस तरह से। अब जरा गौर करें कि हर फंक्शन में ये हो रहा है कि हम वेक्टर 2 जो है पैरामीटर में डाल रहे हैं, मतलब एक नया वेक्टर हम डालें ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर जो हम रिटर्न करते हैं वो कंस्ट्रक्टर के जरिए हम एक्स को ऐड करते हैं वेक्टर 2 के एक्स के साथ, ठीक है, वाई को ऐड करते हैं वेक्टर 2 के वाई के साथ, और ये कंस्ट्रक्टर में डालकर इसको रिटर्न कर देते हैं, यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट वेक्टर 2 का बनाकर उसको रिटर्न कर देते हैं। इन सारे फंक्शंस में ऐसे ही हो रहा है, लेकिन ये है इक्वालिटी फंक्शन, और इसमें जाहिर है हम रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स के इक्वल है या नहीं है। हम यहाँ ये चेक करें कि अगर एक्स वेक्टर 2 के एक्स के बराबर है और वाई वेक्टर 2 के वाई के बराबर है, तो फिर ये इक्वल है वरना नहीं है। तो ये मैंने यहाँ 3 वेक्टर्स बनाए हैं, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर। अब अगर फर्स्ट करो कि मैंने वेक्टर 2 को ऐड करना हो वेक्टर 1 के अंदर, और फिर जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई करना हो थर्ड वेक्टर के साथ, ऑलराइट, तो ये कैसे होगा? तो मैं करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ वेक्टर 2, ऑलराइट, और यहाँ मैं लिखता हूँ वेक्टर 2 रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर डॉट ऐड, क्योंकि मैंने ऐड का बनाया है जिसे हम ऐड करेंगे। तो हमने फर्स्ट वेक्टर के अंदर सेकंड वेक्टर को ऐड करना है, और मैंने कहा था कि जो रिजल्ट आएगा दोनों के एडिशन से उसको हम मल्टीप्लाई करना है थर्ड वेक्टर के साथ, ऑलराइट। तो अब हम ये इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो फिर जाएगा थर्ड वेक्टर के अंदर, थर्ड वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई, तो मैंने थर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी है, और ये देखिए थर्ड वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई उससे हुआ जो रिजल्ट आया फर्स्ट और सेकंड वेक्टर के एडिशन से, और फिर मैंने किया रिजल्ट डॉट कॉल। अब हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सीरियल F5 ये आ गया 15 और 60, यानी कि अब अगर गौर करें तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ बात ये है कि ये काफ़ी पेचीदा है। इमेजिन करें कि अगर यही चीज़ जो है इस तरह से होती, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय थर्ड वेक्टर, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट्स लगा दें। अब ये ज्यादा आसान है या वो पिछले वाला ज्यादा आसान था, इसमें कोई शक नहीं कि ये ज्यादा आसान है, मेरी नजर में तो आसान है। तो मैं इसको किस तरह अचीव कर सकता हूँ कि मैं ये ऑपरेटर इस्तेमाल करके, बजाय कि मैं फंक्शन इस्तेमाल करूँ, फंक्शन के नाम लिखूँ, मैं ऑपरेटर इस्तेमाल करके यही काम करूँ। तो इसका हल है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑलराइट, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यही मकसद है। ये जो ऐड है इसकी बजाय मैं लिख सकता हूँ ऑपरेटर प्लस, ठीक है,
ऑपरेटर प्लस, ये एक स्पेशल नाम है, ठीक है। ऑपरेटर प्लस का मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि प्लस का ऑपरेटर में ये होगा जब मैं प्लस का ऑपरेटर यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पहले ऐड था और मैंने ऐड को सिर्फ ऑपरेटर प्लस कह दिया, ऑलराइट। यानी कि एक सादा फंक्शन जो ऐड का बनाया था उसको मैंने कह दिया ऑपरेटर प्लस, ठीक है। और फिर ये यहाँ मैं कहता हूँ ऑपरेटर माइनस, या फिर मैं कहता हूँ ऑपरेटर मल्टीप्लाई, और यहाँ कहता हूँ ऑपरेटर डिवाइड। बहुत सिंपल, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स पेचीदा काम नहीं किया मैंने। और अब मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करके फिर चला के देखता हूँ कि हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस तरह चल रहा है। और ये देखें हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम कर रहा है। वही चीज़ जो पहले नाम से हो रही थी ऐड मल्टीप्लाई, वो अब इन ऑपरेटर्स के जरिए हो रही है। अब फर्ज करो कि मैं इक्वालिटी का भी ऑपरेटर यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1560 था, तो मैं यहाँ एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ रिजल्ट इक्वल वेक्टर टू 15.0 f, क्योंकि ये फ्लोट है 60.0 f, सी आउट ये बोलेगा इट्स इक्वल। अगर ये इक्वल होगा और हमें पता है कि ये इक्वल होगा, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ, इट्स इक्वल एंड 1560, तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। इक्वल का हमारा ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर तो नहीं है, फंक्शन काम कर रहा है, लेकिन इसको अब हम चेंज कर सकते हैं ऑपरेटर में, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इक्वल की बजाय लिख सकता हूँ ऑपरेटर इक्वल इक्वल। अब इसको हटा देता हूँ और यहाँ इक्वल टू कर देता हूँ। ये एक्जैक्टली उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह पहले कर रहा था। मैं इस तरीके से भी इक्वालिटी चेक कर सकता हूँ एक वेक्टर की, लेकिन इसका मसला ये है कि मुझे हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की जो मतलब अंदर है, हर एक डेटा मेंबर को अलग-अलग से कंपेयर करना होगा एक नंबर के साथ, जो कि काफी ज्यादा हो सकता है। फर्ज करो 6-7 मेंबर्स हो अंदर, तो हम सबको तो इक्वल टू नहीं करेंगे। तो उसके लिए बेहतर होता है कि हम एक फंक्शन ऐसा बना लें कि जो इक्वालिटी कर ले, जैसे कि यहाँ ये ऑपरेटर हम यूज करके इक्वालिटी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने मजीद ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखनी है तो उसके लिए आप यहाँ आएंगे और यहाँ नजर आ रहा होगा ओवरलोडेबल और नॉन ओवरलोडेबल ऑपरेटर्स, नीचे ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट की वेबसाइट है बड़ी अच्छी। तो ये सारे ऑपरेटर्स ओवरलोडेबल हैं और ये जो 4 ऑपरेटर हैं ये ओवरलोडेबल नहीं है, इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। और इन सब की एग्जांपल्स आप यहाँ नीचे आके देख सकते हैं, यूनिनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स, सारे किस्म के ऑपरेटर्स। आमतौर पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग इतनी यूज नहीं करनी चाहिए और कुछ खास मौकों पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज किया जाता है, जैसे कि ये जो मेरी एग्जाम्पल थी वेक्टर की, ठीक है। वेक्टर के केस में यूज करते हैं। वेक्टर अगर आपको नहीं पता तो ये एक्स एंड वाई के जरिए, दो वैल्यूज के जरिए एक प्लेन के अंदर फाइंड आउट करते हैं कि लाइन कैसे बनती है, या इट्स अ मैथमेटिकल थिंग। गेम के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है, गेम डेवलपमेंट में वेक्टर्स और ये सारी चीजें। कॉपी कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो आमतौर पर क्लासेस के अंदर अगर हम जब भी पॉइंटर्स इस्तेमाल करते हैं तो उसको डील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर्स को देखने से पहले ये समझना जरूरी है कि कॉपी का क्या मतलब है। तो कोडिंग की तरफ चलते हैं और हम इन सारी बातों पर एक नजर दौड़ाते हैं। मैंने पहले ही एक पर्सन क्लास बनाई हुई है और इस पर्सन क्लास के अंदर दो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, कंस्ट्रक्ट इनिशियलाइजेशन लिस्ट, एक फंक्शन जो प्रिंट करता है, और सेटर्स। फर्ज करो बिलाल को हमने किसी दूसरे पर्सन के अंदर कॉपी करना है, मतलब हमने इसकी एक नई कॉपी बनानी है, एक नया वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर वही वैल्यूज होंगी जो बिलाल के अंदर है। पर्सन उस्मान बिलाल, यहाँ मैं कह रहा हूँ उस्मान, ठीक है, और मैं ब्रैकेट्स लगाकर उन ब्रैकेट्स के अंदर बिलाल लिख रहा हूँ। तो इस तरह से हमने कॉपी कर लिया, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ ब्रैकेट्स की बजाय हम इक्वल टू लगा लेते हैं। तो इस तरह से भी ये चलता है, ऑलराइट। तो अब मैं अगर करूंगा उस्मान को प्रिंट, तो वही वैल्यूज आएंगी जो बिलाल की होंगी। तो इसको रन करके देखते हैं, सीरियल F5, और ये देखें मैंने एक नया पर्सन बनाया था उस्मान के नाम से, उसमें प्रिंट किया तो बिलाल 24 आ गया। अब अगर मैं यहाँ करूँ उस्मान डॉट सेट नेम, क्योंकि उस्मान है तो यहाँ उस्मान लिख देते हैं, और फिर अब मैं उस्मान को प्रिंट करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बिलाल को भी प्रिंट करता हूँ। और यहाँ मुझे आया पहले बिलाल का फिर उस्मान का। गौर किया कि जो बिलाल है वो नहीं बदला, यानी कि ये वाला जो बिलाल है इसका नाम नहीं बदला, लेकिन जब हमने उस्मान का नाम सेट किया तो वो बदल गया। तो ये तो ऑब्वियस है, मतलब हम कॉपी कर रहे हैं, हम नया वेरिएबल बना रहे हैं उस पुराने वेरिएबल की वैल्यूज के साथ। लेकिन फर्स्ट करो हमने अगर कॉपी नहीं करनी तो उसका क्या तरीका है। तो अगर आपको याद हो तो हमने रेफरेंसेस और पॉइंटर्स पढ़े थे, तो वो उस तरीके से हम बगैर कॉपी के हम कर सकते हैं वेरिएबल्स को एक दूसरे के अंदर, ऑलराइट। अभी आप देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंटर, ठीक है, ये पॉइंटर उस्मान इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बिलाल। जरा गौर करें कि क्या हुआ है, इस दफा दोनों उस्मान है, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म की कोई कॉपी नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने बिलाल का बनाया, इसका एक स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस था, उस मेमोरी एड्रेस के अंदर बिलाल सेव है, और हमने उस मेमोरी एड्रेस को कॉपी किया इक्वल टू से। इक्वल टू हमेशा कॉपी करता है, लेकिन इस केस में हमने एक मेमोरी एड्रेस को कॉपी किया। ये मेमोरी एड्रेस एम्परसैंड जो है बिलाल का मेमोरी एड्रेस उस्मान पर्सन के अंदर सेव हो गया। और फिर चूंकि मेमोरी एड्रेस सेम है, मतलब मेमोरी एड्रेस तो कॉपी हो गई और सेम है, तो अगर हम इसके मेमोरी मतलब इसको चेंज करेंगे, इसके मेमोरी एड्रेस इस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर उस्मान के जो मेमोरी एड्रेस उस्मान का है उसके अंदर हम किसी चीज को सेव चेंज करेंगे, किसी चीज को बदलेंगे, तो वो दर हकीकत हम बिलाल का बदल रहे हैं, क्योंकि बिलाल का मेमोरी एड्रेस था, ऑलराइट। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ कोई कॉपी नहीं करें, नो कॉपी। C++ एक बाय डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर को लिखने का तरीका ये है कि हम लिखते हैं कॉन्स्ट और हम रेफरेंस पास कर रहे होते हैं, और हम दूसरा पर्सन मतलब दूसरे पर्सन का रेफरेंस पास करते हैं। और बाय डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ये करता है कि वो नेम, एज, सारा कुछ सेट करता है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको दूसरे पर्सन के वेरिएबल्स के साथ सेट कर देता है। बहुत सिंपल है, मतलब ये और ये, ठीक है, और इसी तरह होना चाहिए, राइट। ये डिफॉल्ट है। तो ये डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है, आमतौर पे इसको हम कह सकते हैं शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर। शैलो मतलब कि इतना गहराई को नहीं देखता है, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ आ रही होगी, शैलो कॉपी इसको हम कहते हैं कि शैलो कॉपी कर रहा है, लेकिन हमें कभी कभार डीप की भी जरूरत पड़ती है। मैंने अभी आपको पॉइंटर की मिसाल दी कि अगर पॉइंटर्स इस्तेमाल हो रहे हो तो वो फिर कॉपी नहीं होती, ठीक है। जैसे कि यहाँ इस केस में ये कॉपी नहीं हो रहा, ये हम कर रहे हैं वैल्यू पॉइंटर की सेट, उसके अंदर की वैल्यू को कॉपी नहीं कर रहे, ऑलराइट। सो जब भी पॉइंटर्स आते हैं तो उस केस में हमें डीप कॉपी करनी होती। तो मैंने पहले ही कुछ कोड लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया बॉल के नाम से जिसका रेडियस और कलर है, और ग्रुप ऑफ बॉल्स एक क्लास है जिसके अंदर हम
ढेर सारी बॉल्स रखना चाहते हैं, और यहाँ एक सिंपल सा प्रिंट फंक्शन है जो कि सारा कुछ प्रिंट कर रहा है बॉल के अंदर, और साथ साथ एक डिस्ट्रक्टर है जो कि डिलीट कर रहा है पॉइंटर को। अगर जाहिर है कि हम न्यू यूज करेंगे इसके साथ तो हम उसको डिलीट भी करेंगे, और वो डिस्ट्रक्टर के अंदर ही होना चाहिए। और उसके बाद ये एक कंस्ट्रक्टर है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर बॉल्स और काउंट हमें डालना है। जैसा कि हमें पता है कि अरे और पॉइंटर एक ही चीज़ है, और अरे को जब हम फंक्शन के अंदर डालते हैं तो वो अपना साइज खो जाता है और वो हमें अलग से देना पड़ता है फंक्शन के अंदर। तो यहाँ इसलिए मैंने इन काउंट लिखा हुआ है। तो इस तरह से बॉल्स और काउंट यहाँ सेट हो रहे हैं, और यहाँ हमने नीचे ये किया कि डायनामिक अरे बनाई बॉल्स की, और न्यू का कीवर्ड यूज हुआ है और 4 बन रहे हैं बॉल्स, ठीक है। और ये न्यू का कीवर्ड यूज हुआ है, लेकिन डिलीट यहाँ यूज नहीं हो रहा, क्योंकि डिलीट जो है वो यहाँ डिस्ट्रक्टर में कॉल हो रहा है। अगर एक बॉल होगी तो ज़ाहिर है अरे नहीं होगी, एक ही सिंपल बॉल डिलीट करेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होगी तो अरे सोचकर मल्टीपल जितनी भी है बॉल्स डिलीट करेंगे। यहाँ हमने सेट किया हुआ है एक एक बॉल के इंडिविजुअल रेडियस और कलर को, जैसा कि आप देख सकते हैं, और फिर हमने जी बॉल्स के नाम के इस क्लास के इंस्टेंस के अंदर बॉल्स डाल दिए, और वो टोटल 4 बॉल्स थे, और हमने ऑपरेट कर दी। तो इसने प्रॉपर काम किया, इसने चारों बॉल्स के हमें वैल्यूज वगैरह बता दी, और ये सब प्रिंट बॉल्स के अंदर हो रहा है। अब असल सवाल आता है इसका डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का, कि इसका डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है। मैं एक और बनाता हूँ ग्रुप ऑफ बॉल्स, और मैं उसको कहता हूँ जी बॉल्स 2, और उसके अंदर जी बॉल्स डाल देता हूँ। इस तरह से भी कह सकते हैं हम, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ यूज हो रहा है, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है ये हमने देखना है। तो मैं यहाँ करता हूँ जी बॉल्स 2 डॉट प्रिंट बॉल्स। अब मैं जी बॉल्स 2 जो है इसके किसी भी एक बॉल का वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया, तो मैं फौरन से एक फंक्शन बनाया, तो वॉइड इक्वल्स टू कलर, ठीक है। तो हमने यहाँ बॉल सेट कर रहे हैं। अब मैं चारों के जी बॉल 2 जो कि एक अलग चीज़ है, इसका मैं किसी एक बॉल का सेट कर दूँ। सेट बॉल मैं बॉल नंबर 1 का, मतलब दूसरी बॉल जो ग्रीन है, इसके ग्रीन की बजाय मैं पहले इसका जो रेडियस कम कर, रेडियस इसका 1.0 एफ कर देता हूँ 2.0 से, और इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। इसको चेक करते हैं कि क्या वाकई प्रॉपर कॉपी हो रहा है या नहीं। तो आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं, जो पहले 4 लाइन्स हैं वो है जी बॉल्स के, जो कि मतलब हमने खुद से बनाया, ठीक है, और जो दूसरी 4 लाइन्स हैं वो है जी बॉल्स 2 की, जो हमने नया बनाया, जो हमने कॉपी किया, ठीक है, जी बॉल से कॉपी किया। और अब हमने चेंज किया 1 को, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्सिंग, और हम 1 पर आए, तो 1 पे जरा रेडियस देखें 1 जो कि हमने सेट किया, और कलर ब्लैक, और ये हम देख रहे हैं दोनों में, जी बॉल्स 2 पे भी और जी बॉल्स में भी। तो इसका मतलब यह है कि हमने कोई कॉपी नहीं किया, हमने नया वेरिएबल नहीं बनाया। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मकसद ये होता है कि हम एक नई इंस्टेंस, एक नया वेरिएबल बनाए किसी भी चीज़ का, ओके। और लेकिन यहाँ हमने ये काम नहीं किया, हमने बेसिकली यहाँ ये कर दिया है कि हम वही चीज़ जो जी बॉल्स है वही जी बॉल्स 2 भी है। तो ऐसा क्यों, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा? इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद बना के देखते हैं। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की क्या खसूसियात होती है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट अंदर आता है, उसके कांस्टेंट इसलिए कि वो चेंज ना हो, जो भी हम जिसको भी हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ग्रुप ऑफ बॉल्स, और वो एक रेफरेंस होना चाहिए। तो ये है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, मतलब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का फॉर्मेट है, इसमें कोई डिफॉल्ट वाली बात नहीं है। और डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, उसमें होता है कि उसमें सिंपल सा सेट होता है, दिस बॉल्स इक्वल्स टू जी बी डॉट बॉल्स, और दिस काउंट इक्वल्स टू जी बी डॉट काउंट। बाई डिफॉल्ट सारी वैल्यूज जो है एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाती हैं, मतलब उसको कॉपी करता है, कोशिश करता है कॉपी करने की। कॉपी कंस्ट्रक्टर के पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम पॉइंटर को इक्वल्स टू करते हैं, जैसे कि बॉल्स पॉइंटर है, तो उसका कॉपी होता है एड्रेस, उसके अंदर का एड्रेस कॉपी हो रहा है, ऑलराइट। लेकिन उसके अंदर की वैल्यू कॉपी हम नहीं कर रहे, हम उसके अंदर की वैल्यूज को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसको जाने दे रहे हैं। और इस वजह से जब जाहिर है कि एक ही एड्रेस में दोनों ग्रुप ऑफ बॉल्स पॉइंट करेंगी कि हाँ हम इधर हैं, तो वो एक ही होंगी ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक मेमोरी एड्रेस है तो उसके अंदर का डेटा भी एक ही होगा। यानी कि अगर आप उसके किसी भी इन दोनों बॉल्स में से किसी भी एक ग्रुप ऑफ बॉल्स की वैल्यू चेंज करते हैं, तो दर हकीकत वो दोनों की चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा ये ऑफ कोर्स ऑकवर्ड लगता है, बट अगर बंदा थोड़ा सा इसके बारे में सोचे तो इसकी बहुत हद तक सेंस बनती है। कॉपी का मतलब है कि नया इंस्टेंस बना रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वही हो जिसे हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ नया इंस्टेंस नहीं बना रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं एड्रेस को, और हम एड्रेस को कॉपी नहीं करना चाहते। अब इसको हल कैसे करें? काउंट को तो हम इस तरह कॉपी करेंगे विदाउट डाउट, काउंट का कोई इशू नहीं है, लेकिन मसला है इधर। अब हम असल वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लेंगे ताकि प्रॉपर कॉपी हो। उसके लिए हम यहाँ करेंगे दिस बॉल्स, ठीक है, दिस बॉल्स इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। अब यहाँ न्यू का कीवर्ड आ रहा है, ऑलराइट, न्यू बॉल, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, जीबी डॉट काउंट, ठीक है। मतलब जितने भी हैं आप दिस डॉट काउंट भी लिख सकते हैं क्योंकि काउंट ऊपर सेट हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं जीबी डॉट काउंट, जो कि हम बाहर से लेकर आ रहे हैं कॉपी के लिए, उतनी बॉल्स हम बनाएंगे जितनी हम अंदर लेकर आ रहे हैं कॉपिंग करने के लिए, ऑलराइट। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन जीबी डॉट काउंट आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसमें बहुत सिंपल है, अब हमने सारी बॉल्स की वैल्यू अलग-अलग से सेट करनी है। तो मैं लिख सकता हूँ बॉल्स आई डॉट रेडियस इज इक्वल टू जीबी डॉट बॉल्स आई डॉट रेडियस, बल्कि हम सीधा सीधा बॉल्स इक्वल्स भी कर सकते हैं क्योंकि इधर कोई पॉइंटर नहीं है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ बॉल आई इज इक्वल टू जीबी बॉल है। और इस तरह से हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करके, जब एक लाइन हम यूज करते हैं किसी भी फॉर लूप के अंदर, इफ स्टेटमेंट या इवन व्हाइल लूप के अंदर एक लाइन जब होती है, तो हम बगैर ब्रैकेट के वो लिख सकते हैं। तो जरा गौर करें रिजल्ट, इस दफा जो इंडेक्स 1 है उसमें फर्क है दोनों में। तो यहाँ जो मैंने वैल्यू सेट की बॉल की 1.0 फॉर ब्लैक, वो सिर्फ जी बॉल्स 2 के अंदर हुई है, वो जी बॉल के अंदर नहीं चेंज हुई। इसका मतलब ये कि दोनों अलग हैं, दूसरे से ताल्लुक नहीं रख रहे। फर्स्ट करो कि जो स्ट्रक्ट बॉल है पॉइंटर है इसके अंदर, ऑलराइट, और अगर पॉइंटर इसके अंदर हो तो इसका भी कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा, और वो कॉपी कंस्ट्रक्टर जाहिर है तब चलेगा जब हम इसके अंदर कॉपी कर रहे होंगे बॉल को। जहां भी पॉइंटर आ गया हमें गहराई में जाना पड़ता है, हमें एड्रेस के अंदर डेटा देखना होता है, उस डेटा को भी इक्वल करना होता है, बजाय कि हम उस पॉइंटर के एड्रेस को इक्वलाइज करते हैं। फाइल को रीड राइट करने से मुराद यह है कि फाइल के अंदर जो डेटा है उसको प्रोग्राम के अंदर कैसे लाया जाता है, और जो प्रोग्राम के अंदर डेटा है वो फाइल के अंदर कैसे लिखा जाता है। C++ की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके अंदर एक ऐसा हेडर है कि जो हमें फाइल को रीड और राइट करवाने में मदद करता है, बल्कि उसी से हम रीड राइट करते हैं फाइल्स आमतौर पर C++ में, और उसका नाम है fstream। तो अब हम उसी को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। fstream जो है हमें क्लासेस देगा, उन क्लासेस को हम इस्तेमाल करके
फाइल के साथ काम करेंगे। तो अब हम कोड की तरफ चलते हैं। यह कोड बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ इंक्लूड एफ स्ट्रीम, यानी कि फाइल स्ट्रीम, नाम से पता चल रहा है। और इसके जरिए हम फाइल को रीड और राइट कर सकेंगे। किसी भी फाइल को रीड और राइट करने के लिए एफ स्ट्रीम हमें 3 क्लासेस देता है, ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम होता है आउटपुट करने के लिए, यानी कि राइट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इफ स्ट्रीम, जो कि इनपुट के लिए होता है, फाइल से मतलब डेटा लेने के लिए या रीड करने के लिए फाइल को। और तीसरा एफ स्ट्रीम, जो कि दोनों काम करता है। तो अब हम ऑफ स्ट्रीम की क्लास को इस्तेमाल करेंगे, एक उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट को बनाकर उसके जरिए हम एक नई फाइल बनाएंगे और उसके अंदर डेटा आउटपुट करेंगे। ऑलराइट, तो अब मैं लिखता हूँ ऑफ स्ट्रीम फाइल राइटर, और अब मैं लिख देता हूँ न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, टेक्स्ट फाइल ही बेहतर है। इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑफ स्ट्रीम का जिसका नाम फाइल राइटर है, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ये बताया कि हमने नाम क्या रखना है फाइल का। तो ये नाम रखना है न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। अब हमने इसके अंदर आउटपुट करना है, और वो बहुत सिंपल है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम सी आउट में करते हैं। ऑलराइट, तो मैं लिखता हूँ फाइल राइटर, और उसके बाद ऐसे करते हैं, और इसके अंदर लिख देते हैं सम टेक्स्ट, कोई अल्फाज डाल दिए। ऑलराइट, इसी तरह हम नंबर्स भी डाल सकते हैं, नंबर इक्वल्स टू 500, और फिर हम रख सकते हैं फाइल राइटर नंबर। ऑलराइट, और फिर हम मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो भी लगा सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ /n, और फिर एक और हम चीज़ लिख देते हैं राइटर सम अदर स्टफ। फाइल के अंदर जो हमने बनाई न्यू फाइल डॉट टी, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग डाला, फिर एक वेरिएबल डाला। ऑलराइट, और उसके बाद हमने नई लाइन डाली, यानी कि अगली लाइन पर ये सम अदर स्टफ लिखाएगा। जाहिर है कि हमने इसको जब राइट किया तो ये फाइल खुली हुई थी, ठीक है। मतलब जब हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया तो एक तरह से तसव्वुर करें कि ये फाइल ओपन थी और हमने उसके अंदर ये लिखा सारा कुछ। अब हमने इस फाइल को बंद भी करना है। ऑलराइट, तो बंद करने के लिए हम लिखते हैं फाइल राइटर डॉट क्लोज। तो हमने सारा कोड तो लिख लिया, अब हम इसको रन करके देखते हैं, और ये हमारा प्रोग्राम चल गया। मेन डॉट ई एक्स, मैं कुछ भी लिखता हूँ, इंटर करता हूँ। ऑलराइट, डन। सो आई डोंट नो, यहाँ कोई फाइल आई नहीं, तो अब देखते हैं कि आनी तो चाहिए फाइल, लेकिन देखते हैं। हाँ, कोई फाइल नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं चला क्या वाकई। तो यहाँ मेन डॉट ई एक्स है, मैं इसको अगर डबल क्लिक करूँ तो क्या होता है। ऑलराइट, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। राइट, ये ऐसी है, तो ये अब चल गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब है, आई मीन आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। सम टेक्स्ट 500, ठीक है, बगैर स्पेस के, स्पेस डालनी चाहिए थी, एंड देन सम अदर स्टफ। तो इस तरह से ये आउटपुट का फाइल चलता है। आई थिंक ये परमिशन का इशू है, शायद आपका भी इशू है कि वीएस कोड के पास परमिशन नहीं है फाइल बनाने की, तो इसलिए शायद इसे नहीं बनाया, लेकिन आई एम नॉट रियली श्योर। बहरहाल हमारा प्रोग्राम चल गया, और ये एक अच्छी बात है। अभी हमने देखा कि फाइल को राइट कैसे करते हैं ऑफ स्ट्रीम के जरिए, यानी कि आउटपुट कैसे करते हैं फाइल का, लेकिन अब हम देखने लगे कि फाइल को रीड कैसे करना है इफ स्ट्रीम से। तो अब मैं इस सारे कोड को हटा देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ इफ स्ट्रीम फाइल रीडर, और फिर मैं कहता हूँ फाइल रीडर डॉट ओपन, नॉट रीड। अब फाइल ओपन करेंगे फिर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, और जाहिर है कि फाइल ओपन की है तो एंड पर क्लोज भी करनी है। फर्ज करें कि हम ये फाइल ओपन करने की कोशिश करेंगे, है ही नहीं उस जगह पर, या फिर परमिशन का इशू है कि परमिशन नहीं है प्रोग्राम को फाइल खोलने की, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी टेक्निकल इशू। तो हम वो चेक कर सकते हैं कि वाकई फाइल इसने पढ़ी भी है नहीं। उसके लिए हम कह सकते हैं फेल का, देख सकते हैं हम यहाँ बेसिकली देख रहे हैं कि फाइल रीडर फेल हुआ है कि नहीं। अगर फेल हुआ है तो मैं सी आउट कर देता हूँ फेल्ड, ठीक है, एंड। उसके बाद हम एक वाइल लूप लगाते हैं, ठीक है, और कहते हैं फाइल रीडर डॉट गुड, यानी कि फाइल रीडर में कोई ना कोई चीज़ है, ठीक है। जब तक फाइल रीडर में चीज़ है तब तक फाइल रीडर पढ़ते रहो। ऑलराइट, ये हमारा मकसद है इस वाइल लूप का। और फिर हम कहते हैं स्ट्रिंग टेक्स्ट, और इस पर कुछ नहीं करते, और हम कहते हैं फाइल रीडर। अब ये सिन की तरह है कि जिस तरह मैंने सिन में किया था ना, कि सिन यहाँ होता है और फिर हम इनपुट करते हैं, लेकिन अब हम फाइल से इनपुट ले रहे हैं बजाय कि यूज़र इनपुट ले रहे हैं। यहाँ से इनपुट लेने के बाद हम इसको सीधा सीधा सी आउट कर देते हैं टेक्स्ट, और यहाँ स्पेस लगा देते हैं। तो यहाँ फाइल रीडर किस तरह से काम कर रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। फाइल रीडर जो है वो स्पेसिस को इग्नोर करता है, स्पेसिस जितने भी आप लगाएंगे उसको इग्नोर करेगा, और जो दो लफ्ज़ होंगे, मतलब अगर उनके दरमियान स्पेस होगी तो दो लफ्ज़ अलग-अलग से फाइल रीडर पढ़ेगा। मिसाल के तौर पर ये स्ट्रिंग है और ये टेक्स्ट है। ऑलराइट, तो फाइल रीडर जो है पहले स्ट्रिंग को पढ़ेगा, फिर टेक्स्ट को पढ़ेगा, और टेक्स्ट के साथ ज़ाहिर सेमीकोलन को भी पढ़ेगा। तो इस तरह से फाइल रीडर काम करता है। ये तो है एक बात। दूसरी बात ये है कि फाइल रीडर जो है पॉइंटर के जरिए काम करता है, मतलब वो वाला पॉइंटर जो हमने पीछे पढ़ा, मतलब ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पॉइंटर माउस का, ये जो ब्लिंक करता है थोड़ी देर बाद, इसी तरह पॉइंटर एक फाइल को रीड करते वक्त भी होता है, और वो पॉइंटर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता है जो फाइल पढ़ी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको पढ़ूंगा न्यू फाइल को, तो ये पहले पॉइंटर यहाँ हुआ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। यहाँ पॉइंटर है एस के साथ, ठीक है। फिर इसने पहले सम पढ़ा, सम, ठीक है, सम पढ़ लिया, उसके बाद स्पेस को इग्नोर किया, फिर टेक्स्ट पढ़ लिया, फिर उसके बाद स्पेस को इग्नोर किया, फिर 500 पढ़ा, फिर उसके बाद आगे जो इंटर था, न्यू लाइन था, उसको भी इग्नोर करके सम पढ़ा, फिर उसके बाद फिर से स्पेस को इग्नोर करके अदर पढ़ेगा, और फिर स्पेस को इग्नोर कर स्टफ पढ़ेगा। उसके बाद ये होगा कि फाइल रीडर डॉट गुड जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि उसे समझ आगे वो आगे तो कुछ भी नहीं है, तो आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब फाइल रीडर जो गुड था वो अब गुड नहीं रहा। ऑलराइट, और उसके बाद फिर फाइल रीडर क्लोज हो जाएगा, और ये सिन डॉट गेट तो प्रोग्राम को रोकने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो आई होप कि मेरी बातें होगी समझ आ रही होगी। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसने हमें यहाँ कहा है फेल्ड, यानी कि इसके पास शायद परमिशन नहीं है, इसलिए शायद फेल्ड हुआ है। तो अगर मैं फेल्ड नहीं चाहता इसको कि फेल्ड ना हो, तो मैं इसको करता हूँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये 5 फाइल्स हैं मेन डॉट ई एक्स, अब इसने ये चीज़ें प्रिंट कर दी, ठीक है। सम टेक्स्ट 500 सम अदर स्टफ, और यही चीज़ें फाइल के अंदर भी थी जो हमने पढ़ी। कौन सी फाइल? न्यू फाइल डॉट टी एक्स, ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमारी फाइल रीडिंग और राइटिंग
सही काम कर रही है और इसका कोई इशू नहीं है। ऑफ स्ट्रीम का मतलब है आउटपुट फाइल स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट फाइल स्ट्रीम, और हमने दोनों चीज़ों को कवर कर लिया। आखिरी जो चीज़ है वो है एफ स्ट्रीम यानी फाइल स्ट्रीम, और वो हमें कवर करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऑफ और इफ स्ट्रीम को एक साथ मिला दो। ये हमारा वीएस कोड, और यहाँ एक स्ट्रिंग है सेंटेंस अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर चीमा है, जो मैं हर वीडियो के स्टार्ट पे कहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर चीमा है कि नहीं, तो वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा कि हम यहाँ करेंगे इफ सेंटेंस डॉट फाइंड। जो सेंटेंस है वो एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है, और सेंटेंस जो है ये स्ट्रिंग क्लास की इंस्टेंस है, और हमें पता है कि क्लास जो है वो वेरिएबल्स और फंक्शंस का मजमूआ होता है, लिहाजा इस स्ट्रिंग के भी कुछ फंक्शंस होंगे, और फाइंड उन सारे फंक्शंस में से एक फंक्शन है। ये जो स्ट्रिंग क्लास है ये हम आयो स्ट्रीम से लेते हैं। तो यहाँ हमें लिखा है इफ सेंटेंस डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है? चीमा इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ क्या हो रहा है इस कंडीशन में? इसमें ये हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि सेंटेंस जो है उसके अंदर फाइंड करना है चीमा को, और जब ये फाइंड करेंगे हम चीमा, तो बेसिकली होगा ये कि इस पूरे जुमले में जहां भी इसे चीमा मिलेगा ना, मतलब यहाँ ज़ाहिर है चीमा मिलेगा इसे, तो ये जहां पड़ा है सी, उसकी पोजीशन हमें मिल जाएगी। ऑलराइट, और अगर फर्ज करो कि चीमा नहीं होता इस सेंटेंस के अंदर, तो फिर ये -1 रिटर्न करता, या फिर std npos रिटर्न करता। अब आई थिंक इट्स स्ट्रिंग npos, तो npos का मतलब है कि नल पोजीशन, या आई डोंट नो, इस तरह से एक टर्म इन्होंने डाली हुई है। तो अगर npos नहीं है फाइंड में, तो इसका मतलब यह है कि इसे चीमा मिल गया। तो मैं लिख देता हूँ सी आउट चीमा इज हेयर, और अगर चीमा नहीं मिला तो फिर हम करते हैं एल्स सी आउट नो चीमा। ऑलराइट, तो ये थोड़ी सी फनी बात है, बट अब मैं इसको रन करता हूँ। सीरियल F5, ये देखें इसने कह दिया चीमा इज हियर, क्योंकि जाहिर है कि फाइंड ने चीमा को तलाश कर लिया, क्योंकि चीमा है सेंटेंस के अंदर। तो फर्स्ट करें कि मैं चीमा को हटा देता हूँ, प्रोग्रामर बिलाल। ऑलराइट, अब यहाँ चीमा नहीं है, तो अब क्या होगा इसके साथ? अब हम देखते हैं सीरियल F5, तो देखें अब इसने कहा है नो चीमा, वो इसलिए क्योंकि चीमा नहीं है और फाइंड को चीमा नहीं मिला। इस तरह से हम सेंटेंस के अंदर ढूंढ सकते हैं, मतलब किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हम चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, पूरे पूरे जुमलों को ढूंढ सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, फर्स्ट करें कि मुझे चीमा मिल गया इधर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ चीमा, चीमा मिल गया, और अब मैं चाहता हूँ कि चीमा की बजाय बिलाल आ जाए। तो वो कैसे होगा? स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन है रिप्लेस का, जिसके जरिए हम रिप्लेस कर सकते हैं चीमा को। तो मैं चाह रहा हूँ चीमा को बिलाल में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैं लिख सकता हूँ सेंटेंस डॉट रिप्लेस, ठीक है। अब रिप्लेस के अंदर क्या लिखना है? सबसे पहले हमने लिखनी है पोजीशन कि जहाँ से हमने रिप्लेस करना है स्टार्ट, यानी कि सी। तो हमें पता है कि जो हम सेंटेंस डॉट फाइंड करें ये हमें सी की पोजीशन दे देगा, तो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सेंटेंस डॉट फाइंड चीमा, ये हमें सी की पोजीशन दे देगा, और उसके बाद चीमा सी से लेकर कहाँ तक हमने रिप्लेस करना है? सी 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक इंटीजर बनाते हैं इंट चीमा पोजीशन, ठीक है। ये चीमा की पोजीशन क्या है, और हम इसको सेव कर लेते हैं क्योंकि हम इसे बार बार यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम इसको यहाँ सेव कर लेते हैं, और फिर हम कट करके इसको इफ स्टेटमेंट के ऊपर कर देते हैं, और फिर यहाँ लिख देते हैं चीमा पोजीशन, और यहाँ बजाय कि मैं फाइंड करता रहूँ, मैं चीमा पोजीशन एक ही बार यही इसी वेरिएबल को बार बार यूज़ करूँगा, बजाय कि मैं कैलकुलेट करूँ हर वक्त के सेंटेंस डॉट फाइंड चीमा क्या चीज़ है। तो हमें पता है कि हमने 5 ऐड करना है, 1 2 3 4 5, तो फिर हमें एक ही पोजीशन मिल जाएगी, और उससे फिर हम मेरे ख्याल से इससे चीमा रिप्लेस हो जाएगा प्रॉपर्ली, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ। तो चीमा की बजाय बिलाल लेकर आना है, और फिर इसको सी आउट कर देना है। ये जो जुमला जो सेंटेंस है ये बदलेगा नहीं अगर मैं रिप्लेस करूँगा, बल्कि ये एक चीज़ एक नया स्ट्रिंग क्या उसे कहते हैं रिटर्न करेगा। तो मैं अगर यहाँ इस तरह करूँ सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस डॉट रिप्लेस, तो फिर सेंटेंस बदलेगा वरना नहीं बदलेगा, ठीक है। खैर मैंने इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सीधा सीधा सी आउट करना चाहता हूँ। एंड चीमा की बजाय बिलाल आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, चीमा की पोजीशन डाली, और चीमा की पोजीशन के बाद +5 किया, क्योंकि 5 पोजीशन आगे ए आता है, तो सी से लेकर ए तक सारा रिप्लेस हो गया, उसकी वजह बिलाल आ गया, जो मैंने एंड पर यहाँ लिखा है बिलाल, ठीक है। इस तरह से ये रिप्लेस फंक्शन काम करता है। इसके अलावा आप एक एक करैक्टर को देख सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। तो सारे करैक्टर्स के को गो थ्रू करने के लिए साइज और या लेंथ हम यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस डॉट लेंथ या साइज i++, लेकिन लेंथ ज़्यादा मुझे समझ आती है, लेंथ की, साइज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेंथ का मतलब ये कि कितने इसमें करैक्टर्स हैं, ए से लेकर फुल स्टॉप तक जितने भी करैक्टर्स हैं वो लेंथ होगी इसकी। ऑलराइट, और अब मैं चाह रहा हूँ कि सारे करैक्टर्स मैं सी आउट कर दूँ, तो मैं लिख देता हूँ सेंटेंस। अब करैक्टर को असेस करने के लिए हम अरे की ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और आई लिखते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग क्या है, करैक्टर्स की अरे। तो बस यही हिसाब है कि हम इसको करैक्टर के तौर पर यहाँ प्रिंट करेंगे और स्पेस लगा देंगे। तो देखते हैं कि क्या इससे हम सारे करैक्टर्स प्रिंट कर पाएंगे या नहीं, बल्कि ऐसा करते हैं स्पेस नहीं लगाते। ऑलराइट, अब देखते हैं ctl F5। तो ये देखें इसने एक एक करैक्टर को यहाँ प्रिंट किया, ASSAALAM। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने सीधा सीधा स्ट्रिंग को सी आउट कर दिया, लेकिन हकीकत ये नहीं है। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर चीमा हियर, और हर लफ्ज़ के दरमियान एक स्पेस है, क्योंकि मैं यहाँ एक करैक्टर प्रिंट करने के बाद स्पेस लगाई जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट करेंगे मैं आधा जो है सेंटेंस करना है, तो मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। ये देखिए इसने कहा अस्सलाम वालेकुम पर, क्योंकि मैंने डिवाइड बाय 2 किया हुआ था लेंथ। फर्स्ट करो कि मैंने सेंटेंस में से हेयर को हटा देना है, क्योंकि मुझे हेयर अच्छा नहीं लग रहा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ सेंटेंस डॉट पॉप आउट, पॉप बैक नॉट आउट, पॉप बैक। और यही पॉप बैक मैं अगर 6 बार करूँगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। पॉप बैक पॉप बैक पॉप बैक पॉप बैक, ये वैसे मैं फॉर लूप में भी कर सकता हूँ, लेकिन है इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना। तो सी आउट सेंटेंस एंटर, तो प्रिंट ये हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर चीमा, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं है, हेयर डॉट नथिंग। तो फर्स्ट करो कि मैंने डॉट लगाना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेंटेंस डॉट अपेंड, और अपेंड में मैं लिख सकता हूँ डॉट, ठीक है। तो इससे जो डॉट है वो एंड पर लग जाएगा, या फिर मैं कर सकता हूँ सेंटेंस प्लस इक्वल टू डॉट। ऑलराइट, ये भी तरीका सही है।
या फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ और वो है पुशबैक सेंटेंस डॉट पुशबैक, जो कि एक करेक्टर पुशबैक करेगा, यानी कि सिंगल कोट्स में हम लिखेंगे डॉट को। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले पॉप बैक किया जिसमें फुल स्टॉप और हेयर और स्पेस हट गया, उसके बाद मैंने डॉट डाला। तो ये देखें अभी इसने कहा अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर चीमा और डॉट। खैर हमें ये सब तो समझ आ गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो है सबस्ट्रिंग यानी कि सबस्ट्र। तो सबस्ट्र का फंक्शन किस तरह से काम करता है। फर्स्ट करें कि सेंटेंस में से मैं सिर्फ प्रोग्रामर चीमा को लेना चाहता हूँ, तो यानी कि इस पूरे स्ट्रिंग में से मैं एक छोटी स्ट्रिंग लेना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो वो कैसे हम कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं सेंटेंस डॉट सबस्ट्रिंग यानी कि सब स्ट्रिंग ऑफ सेंटेंस। मैं यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ एक छोटी स्ट्रिंग बड़ी स्ट्रिंग में से, जो कि एक आम केस है और हम आमतौर पे इसको बहुत यूज़ करते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में, सब स्ट्रिंग के फंक्शन को। अब मैं लिखता हूँ सेंटेंस डॉट फाइंड प्रोग्रामर, ठीक है, क्योंकि इससे हमें पोजीशन मिल जाएगी प्रोग्रामर की। और उसके बाद मैं कहता हूँ सेंटेंस डॉट फाइंड फिर से प्रोग्रामर, हम इसको एक अलग वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं यार, मेरे हाथ से इतनी जरूरत नहीं है। और अब हम गिनते हैं पी से लेकर ए तक। Alright, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 16 प्लस 16। ओ एक्चुअली सब स्ट्रिंग को दूसरी पोजीशन नहीं चाहिए बल्कि लेंथ चाहिए कि कितना बड़ा चाहिए, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है पी से, लेकिन खत्म जो होगा वो उसकी पोजीशन नहीं बतानी, उसकी लेंथ बतानी कि कहाँ खत्म होगा, यानी कि पी के बाद कितने कैरेक्टर्स, 16 कैरेक्टर्स। ऑलराइट, मेरे ख्याल से इसी तरह है, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि मैं इतना स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, सच्ची बात जो है। एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो इसने ए जो है वो नहीं लिया, तो आई गेस गिनती में थोड़ी गलती हो गई। तो ये हमारा सब स्ट्रिंग प्रोग्रामर चीमा। आई होप कि आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की समझ आई होगी, लेकिन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का ये जो नॉलेज है ये काफ़ी नहीं है। तो लेट मी जस्ट शो यू कि आप यहाँ c++.com में जा सकते हैं और यहाँ स्ट्रिंग जो है इस वेबसाइट को देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसके अंदर सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, बिगिन एंड, आर बिगिन, आर एंड, साइज, लेंथ, क्लियर। क्लियर करेंगे तो स्ट्रिंग खाली हो जाएगा, और साथ साथ ये अपेंड, पुशबैक और ये सारे फंक्शंस यहाँ हैं, और इनको इस्तेमाल करके हम स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन कर सकते हो। मैनिपुलेशन क्यों ज़रूरी है, मैनिपुलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी फाइल में से रीडिंग या राइटिंग कर रहे होते हैं, फर्स्ट करें मैं चूँकि गेम डेवलपर हूँ तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि जब गेम्स बनानी होती हैं तो हम एक स्टेट को सेव करते हैं, फिर सेव के बाद लोड होती हैं गेम्स, और वो एक फाइल के जरिए होती है। तो उस फाइल के अंदर डेटा इस तरह से रखा होता है कि फिर उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें स्ट्रिंग मैनिपुलेट करनी पड़ती है, हमें उसके अंदर से पीसेस निकालने पड़ते हैं, स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग्स निकालने होते हैं और उनके साथ काम करना होता है, और टैग्स होते हैं, और एंड सो ऑन सो फोर्थ। काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। फर्स्ट करें कि हमारी मेन डॉट सीपीपी में इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, और फिर रहा एक इंट मेन भी है कि जिसके अंदर हमने एक क्लास को यूज़ किया हुआ है जो कि बीच में उसको डिक्लेयर किया जा रहा है और डिफाइन किया जा रहा है। उस क्लास के अंदर हमें मिलता है एक कंस्ट्रक्टर, एक फंक्शन और एक डेटा मैपर। बहुत सिंपल क्लास है, ये सिर्फ सिखाने के लिए है, इसका कोई प्रैक्टिकल काम तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। ये जो क्लास पर्सन है इसको हम दो फाइल्स के अंदर तकसीम कर सकते हैं, एक है person.h और दूसरी होगी person.cpp, यानी कि जो person.h है उसमें सिर्फ डिक्लेरेशंस होंगी, और person.cpp जो कि सोर्स होगा क्लास का उसमें डेफिनेशंस होंगी। अच्छा, तो इसको हम किस तरह से तकसीम करेंगे, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक दूसरे से अलग कैसे हो सकती हैं। वो इस तरह से हो सकती हैं कि पहले तो हम ज़ाहिर है डिक्लेरेशन करेंगे, person.h बनाएंगे जिसके अंदर इंक्लूड स्ट्रिंग करेंगे, ज़ाहिर है क्योंकि उसमें स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं हम, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, और फिर इफ नॉट डिफाइंड पर्सन देन डिफाइंड पर्सन, वही चीज़ जो हमने हेडर्स एंड प्रोटोटाइप्स की वीडियो में की थी। और फिर हम लिखते हैं क्लास पर्सन, और ये क्लास की जो है पूरी डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन भी आ रही है हेडर में, लेकिन सिर्फ क्लास की आ रही है, क्लास के अंदर की जो चीज़ें हैं उनकी डेफिनेशन ही हम लिख रहे हैं, उनको हम सीपीपी फाइल में डिफाइन करेंगे। ऑलराइट, तो क्लास की ये कह लें बेयर बाउंड्स डेफिनेशन हमने यहाँ लिख दी कि क्लास पर्सन, और फिर पब्लिक में हमने लिखा पर्सन कंस्ट्रक्टर और वॉइड प्रिंट जो कि एक फंक्शन है, और फिर हमने स्ट्रिंग नेम लिख दिया, और इन सब चीज़ों की हमने क्या किया, सिर्फ डिक्लेरेशन की। क्लास खुद जो है उसको हमने डिफाइन किया, और उस डेफिनेशन के अंदर हमने जो क्लास के सारी चीजें होती हैं अंदर उनकी डिक्लेरेशन सिर्फ की, और फिर हमने person.cpp के अंदर ये किया कि हमने लिखा हैश इंक्लूड person.h, के जाहिर है कि जो डेफिनेशन है उसको पता होना चाहिए क्लास का, उसे पता होना चाहिए डिक्लेरेशन का, तो इसलिए हमने person.h किया ताकि जो डेफिनेशन है उसे ये तो पता हो कि वो डिफाइन किस चीज को कर रहा है। उसके बाद हम कह रहे हैं यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी क्योंकि हम स्ट्रिंग को अंदर यूज कर रहे हैं, और फिर हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। इसमें पर्सन का जो कंस्ट्रक्टर है वो पर्सन क्लास से ताल्लुक रखता है, तो इसलिए हमने लिखा पर्सन, दो बार हमने कॉलन यूज किया और उससे हमने ताल्लुक बताया कि ये पर्सन क्लास से बिलोंग करता है ये कंस्ट्रक्टर। पर्सन डबल कॉलन पर्सन स्ट्रिंग नेम दिस एरो नेम इज इक्वल टू नेम। इसी तरह हमने फंक्शन को भी किया कि फंक्शन का जो नाम है उसके पीछे पर्सन और दो कॉलन लगा, यानी कि जो भी क्लास का नाम है और फिर दो कॉलन, उस तरह से हम ताल्लुक जो है बनाते हैं। अब ये हम अगली वीडियो में इसको प्रैक्टिकली करेंगे, इसका कोड लिखेंगे, अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमने डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में तकसीम किया है क्लास को। चलो हमें ये तो समझ आ गया कि person.h एक फाइल, ठीक है, जिसमें डिक्लेरेशन हम करते हैं, और person.cpp एक और फाइल के जिसके अंदर हम डेफिनेशन करते हैं। कुल मिलाकर तीन फाइल्स हो गई, हेडर्स, सोर्स और एंट्री पॉइंट यानी कि मेन डॉट सीपीपी। जाहिर है कि हम तस्वर कर रहे हैं कि मल्टीपल क्लासेस के साथ हम काम कर रहे हैं, तो वो फिर एक से ज़्यादा हेडर्स होंगे, एक से ज़्यादा सोर्स फाइल्स होंगी, तो हम तस्वर कर लेते हैं कि सारी हमने हेडर्स, सारी सोर्सेज और एक फाइल मेन डॉट सीपीपी यानी कि एंट्री पॉइंट जहाँ से प्रोग्राम शुरू होगा, वो ये तीन चीज़ें हमारे पास। तो अब सवाल ये आता है कि जो कंपाइलर है वो इन तीनों को हैंडल किस तरह से करता है। हेडर्स जो होते हैं वो ये मेक श्योर करते हैं कि जितनी भी सोर्स फाइल्स हैं उनको एक दूसरे का इल्म हो, मतलब जो भी डिपेंडेंसीज होंगी या जो भी हम मेन डॉट सीपीपी में यूज़ कर रहे हैं उसको उन सब चीज़ों को पता हो एक दूसरे का,
उनको पता हो कि हाँ ये डेक्लेरेशन है, तो लिहाजा हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाकर फिर सोर्स फाइल को हम मतलब कनेक्ट करके ना उसमें से EXE फाइल बना लेंगे। सोर्स फाइल कभी भी किसी और सोर्स फाइल को डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करती। CPP फाइल हमेशा अलग जगह रहती है। हम हमेशा .h.header फाइल्स को इंक्लूड करते हैं क्योंकि उनमें डेक्लेरेशन होती हैं और हमें डेक्लेरेशन से मतलब है। जब बारी आती है ना CPP फाइल्स की, तो वो उनका काम है कंपाइलेशन के दौरान हमें उनकी जरूरत होती है, वरना हमें उनकी जरूरत नहीं होती। ऑलराइट, ये एक छोटा सा पॉइंट है जो समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम फर्ज करें कि CPP फाइल्स को इंक्लूड करने लग जाएं तो मल्टीपल डेफिनेशंस हो जाती हैं। मल्टीपल डेफिनेशन को हमने अवॉइड करने, हम चाहते हैं सिर्फ एक बार डिफाइन करें किसी भी चीज़ को, तो लिहाजा .cpp फाइल्स को हम कहीं इंक्लूड नहीं कर सकते। हमें सिर्फ .h फाइल से मतलब है और हम उसको इंक्लूड करेंगे। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसको हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। अब ये जो सोर्स फाइल्स होती हैं, इन सोर्स फाइल्स का आगे से ये होता है कि जब हम इनको कंपाइल करते हैं तो इनकी ऑब्जेक्ट फाइल्स बनती हैं .o फाइल्स, जिनको हम कह सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं ये मिलकर बनाती हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। फर्ज करें कि मेरा एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है और मैंने उसमें ढेर सारा कोड लिखा है और अब मैं उसको कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल करके उससे .exe फाइल बनाऊंगा। वो किस तरह से बनेगी कि वो जो जितनी भी सोर्स फाइल्स होती है ना, वो ऑब्जेक्ट फाइल्स बनाएंगी और फिर वो ऑब्जेक्ट फाइल्स जो है वो मिलकर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएंगी। तो इस तरह से हमारी कंपाइलेशन हो गई। लेकिन कंपाइलेशन के बाद जब मैंने प्रोग्राम को टेस्ट किया और मैंने देखा कि कैसा प्रोग्राम है, तो उसमें मुझे एक छोटा सा मसला नजर आया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस मसले को हल करूँ। तो वो एक मसला जो था वो जाहिर है मैंने फिर कोई डेफिनेशन चेंज की। तो एक सोर्स फाइल थी, .cpp फाइल थी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कोड ऐड किया या रिमूव किया या मॉडिफाई किया, उसको बदला। तो अब मैं फिर से कंपाइल कर रहा हूँ। अभी मुझे कंपाइल करने 5 मिनट लगे थे पीछे, और अब मैं फिर कंपाइल कर रहा हूँ और अब मुझे फिर से 5 मिनट लगेंगे, है ना? नहीं। वो क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि अब जब हम कंपाइल या बिल्ड करेंगे तो जिन सोर्स फाइल्स में हमने कोई बदलाव नहीं किया वो स्किप हो जाएंगे। उनके ऑब्जेक्ट फाइल्स नहीं बनेंगे, उनके जो पिछले ऑब्जेक्ट फाइल्स बने हुए हैं पहले से, उनको हम इस्तेमाल करेंगे और जो सोर्स फाइल हमने बदली सिर्फ उसी का ऑब्जेक्ट फाइल बनेगा, .o फाइल बनेगी और फिर वो सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स मिलकर एग्जीक्यूटेबल हमें बना देंगी फटाफट। ये है ऑब्जेक्ट फाइल्स का फायदा। ऑब्जेक्ट फाइल से मुराद ये है कि एक बाइनरी फाइल होती है जो कि CPP फाइल से आती है। जो कंपाइलर होता है वो एक सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में बदलता है और वो ऑब्जेक्ट फाइल्स जो है वो फिर मिलकर हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के देती है। तो असल जो काम होता है वो ये होता है कि सोर्स फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल तक का जो सफर है वो ज्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट फाइल्स मिलकर जो एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं। वो छोटा सा काम होता है। मुश्किल काम होता है कि ऑब्जेक्ट फाइल्स बनाना, बाइनरी बनाना, और वो कंपाइलर के लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। और चूंकि वो काम हमने पहले ही सारी सोर्स फाइल्स का किया हुआ है अलग अलग से, तो लिहाजा अगर हम एक सोर्स फाइल में थोड़ा सा तब्दीली ले भी आए तो अब उसको कंपाइल करना आसान होगा, उसको बनाना आसान होगा। और फिर वो जब नई सोर्स ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी और फिर वो सारी ऑब्जेक्ट फाइल मिलकर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएंगी तो वो हमारा मसला हल हो जाएगा और हम फौरन से चेक कर पाएंगे, हमें 5-10 मिनट वेट नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करें। अभी तो हम तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो ऑब्जेक्ट फाइल्स के साथ काम करना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी बंदा 5-10 मिनट या पता नहीं घंटा 2 घंटे वेट नहीं कर सकता कि उसकी जो है ऑब्जेक्ट फाइल तैयार हो जाए हर सोर्स की। ये बार बार हम प्रोसेस नहीं दोहरा सकते। तो बेहतर यह है कि हम जो है एक ऐसा सिस्टम बना लें कि जिसमें सोर्स फाइल को एक दफा कंपाइल करें, उसका ऑब्जेक्ट फाइल बन जाए और वो ऑब्जेक्ट फाइल्स हम मिलाकर उसका एग्जीक्यूटेबल बनाए, और अगर जिस सोर्स फाइल को हमने बदला सिर्फ उसी सोर्स फाइल का ऑब्जेक्ट फाइल बने फिर से, बाकियों का स्किप हो जाए। तो अभी हम मेन .cpp फाइल के अंदर हैं और हमारे पास अभी यही एक फाइल है जिसके अंदर हमने 3 क्लासेस लिखी हुई हैं। एक है क्लास रूम, और दूसरी है फिर क्लास स्टोरी, और तीसरी है क्लास हाउस। 3 क्लासेस की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के बाद ये इंट मेन आता है जिसके अंदर हमने ढेर सारे रूम्स बनाए हुए हैं और फिर उन रूम्स को हमने स्टोरीज के अंदर सेट किया हुआ है, और वो जो स्टोरीज हैं फिर वो घर के अंदर सेट होती है। इसमें हो ये रहा है कि घर जो है ज़ाहिर है वो एक से ज़्यादा स्टोरी का भी हो सकता है, 1 स्टोरी 2 स्टोरी, मतलब फ्लोर्स या लेवल्स कह लें। और जो स्टोरीज हैं उसके अंदर ज़ाहिर है हम फिर रूम सेट कर रहे होते हैं। तो रूम्स स्टोरीज के अंदर सेट हो रही होती हैं और स्टोरेज जो है वो फिर हाउस के अंदर सेट हो जाते हैं। इस तरह से हमारा घर तैयार हो जाता है और फिर हम घर को प्रिंट करते हैं। तो मैं इसको CTRL F5 करता हूँ तो रिजल्ट है और आप देख सकते हैं ओनर बिलाल पहली स्टोरी और दूसरी स्टोरी, और ये सारे कमरे हैं और इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम चलता है। अब हम एक दफ़ा सारी क्लासेस को देख लेते हैं। जो पहली क्लास है वो रूम क्लास है और रूम क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, 2 कंस्ट्रक्टर्स हैं और एक प्रिंट फंक्शन है और साथ साथ 3 डेटा मेंबर्स हैं। इसी तरह स्टोरी क्लास के अंदर एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह लें, और एक और कंस्ट्रक्टर, और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर भी है एक, और फिर ये डिस्ट्रक्टर भी है। ज़ाहिर है कि हम इसके अंदर एक डायनामिक अरे यूज़ कर रहे हैं। न्यू जहाँ भी आता है इसका मतलब कि डायनामिक अरे है, और फिर हम इसको डिलीट भी करते हैं क्योंकि ये मेमोरी एलोकेशन होती है, इसको हमें ठीक करना होता है। और फिर हम ये प्रिंट कर रहे हैं सारे कमरे जो स्टोरी के अंदर है, और जाहिर है कि हाँ इसमें कमरे हैं। तो प्राइवेट डेटा मेंबर्स रूम्स हैं, रूम की पॉइंटर रूम का, और टोटल कितने कमरे। उसके बाद आ जाते हैं हाउस। हाउस में जो है कंस्ट्रक्टर है, ऑलराइट, फिर डिस्ट्रक्टर भी है क्योंकि स्टोरीज अरे है इसके अंदर, और फिर ये प्रिंट फंक्शन है जो सारा कुछ प्रिंट कर रहा है, सारी स्टोरीज को प्रिंट कर रहा है, और स्टोरीज जो है रूम्स को प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम स्टोरीज को प्रिंट करते हैं तो स्टोरीज आगे जाके रूम्स को प्रिंट करते हैं, रूम्स आगे जाके अपना नाम, अपनी विड्थ और अपनी ब्रेथ को प्रिंट कर देता है। और इसमें प्राइवेट डेटा मेंबर्स जो है वो है ओनर के घर किसका है, स्टोरीज, और कितनी स्टोरी, कितने लेवल्स या कितने फ्लोर्स का घर है। और इस तरह से हमारी ये 3 क्लासेस काम करती हैं एक दूसरे के साथ, और फिर हम उसको इंट मेन के अंदर यूज़ करके अपना घर बना लेते हैं, प्लानिंग करते हैं मतलब। ऑलराइट, तो अब मैं CTRL+B को दबाऊंगा और इससे मुझे एक्सप्लोरर आ जाएगा CTRL+B से। अब मैं ये प्लस का निशान आ रहा है इसको क्लिक करूंगा, यानी कि न्यू फाइल, और अब मैं न्यू फाइल का नाम लिखूंगा। तो हमारे पास 3 क्लासेस हैं, यानी कि हम 6 फाइल्स बनाएंगे, यानी कि 3 हेडर्स होंगी और 3 सोर्सेज होंगे। तो सबसे पहले हेडर्स को पूरा करते हैं, room.h। ऑलराइट, ये हमारे पास room.h आ गई। अब फिर से एक और बनाते हैं, ये हो गई तीनों हेडर फाइल्स। अब हम इन तीनों हेडर फाइल्स को भरते हैं। सबसे पहले रूम को भरते हैं। रूम को हम किस तरह से भरेंगे, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिक्लेरेशन में, मतलब इसमें से डिक्लेरेशन और डेफिनेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस पूरे को कट कर लेते हैं, CTRL X से कट होता है, ठीक है।
और अब मैं इसको यहाँ सेव कर दूँ main.cpp बगैर रूम क्लास के, और अब वो रूम क्लास सारी हेडर में जा रही है। ये हो गई हमारी रूम। अब मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि इंक्लूड डबल कोट्स में, बजाय कि मैं एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करूँ, रूम डॉट एच। ये हमारा रूम तो सेट हो गया। अभी रूम के अंदर सोर्स भी है और डेकोरेशन दोनों चीज़ें हैं। ऑलराइट, अब हम स्टोरी के साथ भी यही काम करते हैं और हाउस के साथ भी ऐसे ही करते हैं। तो हमने तीनों हेडर फाइल्स बना ली और उन तीनों फाइल्स में हमने क्लासेस को शिफ्ट कर दिया। तो अब हम सीपीपी फाइल्स बनाएंगे। सीपीपी फाइल्स बनाने के लिए वही करेंगे कि हम ये प्लस का निशान है यहाँ, इसको क्लिक करेंगे न्यू फाइल, या फिर हम CTLN भी दबा सकते हैं, CTLN आई थिंक, हाँ CTLN। इससे हमें एक अनटाइटल्ड 1 नाम आ गया। अब इसको सेव भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ मैं प्लस दबाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ रूम डॉट CPP। इसी तरह हमें चाहिए स्टोरी डॉट CPP और आखिर में आता है हाउस डॉट CPP। हम ये सारी फंक्शंस को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, CTLC कॉपी होगा, और फिर रूम डॉट CPP में जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये लें जी, ये हो गई हमारी डेफिनेशंस। लेकिन ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, हमने पहले इसको बताना है कि ये फंक्शंस किन चीज़ों से ताल्लुक रखते हैं, और वो बताने के लिए हमें इंक्लूड करना पड़ेगा रूम डॉट एच को, और जितने भी फंक्शन हैं इनके नाम के पीछे रूम और डबल कॉलन लगाना पड़ेगा, यानी कि स्कोप रेजोल्यूटर। इसको कॉपी करते हैं और अब इसको हर फंक्शन के नाम के पीछे, टाइप के पीछे नहीं, नाम के पीछे, ठीक है, नाम के पीछे लगाना है। और कंस्ट्रक्टर में ज़ाहिर है नाम और टाइप का कोई सीन नहीं, बस पीछे लगा देना। हमारी सोर्स फाइल तैयार होगी रूम डॉट CPP है, लेकिन हमारी हेडर फाइल में थोड़े से भी काम रहता है कि हमने अब इसको हटा देना है डेफिनेशंस को। तो हम डेफिनेशंस को हटा रहे हैं और अब ये सिर्फ फंक्शंस की प्रोटोटाइप रह जाएंगी। हमने इनको कुछ नहीं करना, ये जो 3 है वेरिएबल्स, इनको कुछ भी नहीं करने की जरूरत। हाँ, लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर यहाँ एक स्टैटिक वेरिएबल होता, स्टैटिक इंट काउंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये जो स्टैटिक है हम इसकी वैल्यू सेट यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ नहीं कह सकते इक्वल टू 0, ये गलत होगा। हमें इसकी इनिशियलाइजेशन उधर करनी है जहाँ इसकी सोर्स फाइल है। तो यहाँ मैंने अगर लिखा है स्टैटिक इंट काउंट, तो रूम डॉट CPP में आप कहीं भी ये लिख सकते हैं कि इंट, स्टैटिक लिखना नहीं है, ठीक है, इंट, और उसके बाद वेरिएबल का नाम काउंट, ठीक है। लेकिन वेरिएबल के नाम के पीछे हमने क्या लगाना है, इसका कनेक्शन, रूम का कनेक्शन, रूम मतलब क्लास का नाम और डबल कॉलन्स काउंट इक्वल्स टू, यहाँ बेशक आप 0 या 1 जो मर्जी लिख दें। तो इस तरह से हम स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। ऑलराइट, ये तो होगी बात क्लियर। इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसका हमारी क्लास के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम इस तरह करते हैं, क्लास रूम और सेमीकोलन। यह है क्लास की डिक्लेरेशन, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाकी चीज़ें असेस करनी है बाकी क्लासेस में। बाकी मतलब फर्ज करें, जस्ट इमेजिन स्टोरी डॉट एच में हम रूम्स डॉट प्रिंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ इसको रूम्स की डिक्लेरेशन दे दें तो उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा कि रूम्स के अंदर प्रिंट का फंक्शन है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम डिक्लेरेशन करें तो दर हकीकत हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। एक मिनट में जाता हूँ, क्लास की डेफिनेशन लिखिए और क्लास की डेफिनेशन के अंदर सारी डिक्लेरेशन है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और क्लास की डिक्लेरेशन से हम काम नहीं कर सकते, काफ़ी नहीं है। तो हम क्लास की बेयर बोन्स डेफिनेशन लिखते हैं जिसके अंदर सारी डिक्लेरेशन होती हैं, उसको हम हेडर कहते हैं, क्लास की हेडर। ऑलराइट, ये एक थोड़ा सा शायद पेचीदा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत काम करेगा, आपको बहुत काम आएगा ये। अब मैं यहाँ लिखता हूँ हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग यूज़ कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रिंग नेम, तो ये स्ट्रिंग यूज़ कर रहा है। और ज़ाहिर है अगर स्ट्रिंग यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जितना भी स्ट्रिंग है उसके पीछे एसटीडी लिखते हैं। ओके, नेम स्पेसिस वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमने नहीं करना। ये इस तरह से हमने पूरी हेडर फाइल हमारी तैयार है। ये है रूम क्लास की हेडर, लेकिन चूंकि हम क्लास रूम जो है उसको डिफाइन करें, उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे। मतलब ज़ाहिर है कि क्लास रूम को डिफाइन करने के बाद उसके अंदर जो चीज़ें वो डिक्लेयर हो रही हैं, लेकिन रूम क्लास जो है वो तो एक तरह से डिफाइन हो ही रही है, तो उसको बचना है, उससे बचना है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं क्या, हम यहाँ लिख सकते हैं इफ एंड इफ, जो कि हमने हेडर एंड प्रोटोटाइप्स की वीडियो में भी किया था, हालांकि उसमें जरूरत नहीं थी। इफ नॉट डिफाइंड, इफ एंड इफ मतलब इफ नॉट डिफाइंड रूम, ठीक है, देन डिफाइन रूम, एक दफ़ा रूम डिफाइन कर दो अगर रूम नहीं डिफाइन हुआ। और ज़ाहिर है कि एक दफ़ा रूम डिफाइन हो गया, इसका मतलब इफ नॉट डिफाइंड फॉल्स होगा और ये कभी भी डिफाइन नहीं करेगा फिर से। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड इफ यानी कि इफ को खत्म करना है। तो इस तरह से हमारा ये रूम का हेडर अब पूरा हो गया, 100% कंप्लीट, और कुछ नहीं हमें करने की जरूरत। ये है रूम डॉट CPP, इसमें सिर्फ डेफिनेशन है और ये फंक्शन की डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। और गौर करें कि हम यहाँ स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रूम डॉट एच में स्ट्रिंग इंक्लूड हुआ है, तो हमें रूम डॉट CPP में स्ट्रिंग इंक्लूड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एम मतलब डुप्लीकेट हो जाएगा। लेकिन हमें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की आई थिंक जरूरत है। इसी तरह अब हमने स्टोरी डॉट CPP को भरना है, इसके अंदर डेफिनेशन होनी चाहिए और स्टोरी डॉट एच के अंदर डिक्लेरेशन होनी चाहिए। तो मैं सारे कोड को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, CTLC से कॉपी होते हैं। तो ये हमारी स्टोरी डॉट CPP सोर्स फाइल मुकम्मल हो गई स्टोरी क्लास की। अब हम हेडर में जाते हैं और इसको हल करते हैं, तो इसको हटा देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं आगे, और इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इंक्लूड स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ हम स्ट्रिंग नहीं यूज़ कर रहे, तो हमें स्ट्रिंग को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने रूम को इंक्लूड करना है क्योंकि रूम यहाँ यूज़ हो रहा है। तो हम रूम डॉट CPP कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, रूम डॉट CPP फाइल्स को इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ डॉट एच, ठीक है, सिर्फ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। तो यहाँ मैंने हेडर फाइल इंक्लूड किया रूम, जो जिसको फिर पता चल जाएगा रूम का सारा कुछ, उसको पता चल जाएगा रूम क्लास एग्जिस्ट करती है और इसके अंदर वॉइड प्रिंट है। और अगर हम स्टोरी डॉट CPP में जाएंगे तो यहाँ प्रिंट के अंदर हम रूम के प्रिंट फंक्शन को यूज़ करें, हम रूम की क्लास को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर प्रिंट को यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें हेडर बता रहा है कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है। समझ आई बात की? और इस तरह से काम करता है हेडर और सोर्स का कॉन्सेप्ट।
अब मैं जाता हूँ वापस स्टोरी डॉट एच में और इसको मुकम्मल करता हूँ। तो एक दफ़ा डिफाइन होगा, उसके बाद फिर नहीं होगा कभी भी डिफाइन, अगर जितना मर्जी बार हम स्टोरी डॉट एच कहीं भी इंक्लूड कर लें, या सेम फॉर रूम डॉट एच। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट, तो हमारा ये डन हो गया। अब मैं मेन डॉट सीपीपी में जाता हूँ वापस, और यहाँ हमने तीनों डॉट एच को इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही इंक्लूड कर दी गलती से। अब मैं इसको हटा देता हूँ और सिर्फ हाउस डॉट एच इंक्लूड हो रहा है, और हाउस डॉट एच के अंदर हम स्टोरी डॉट एच को इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि रूम डॉट एच को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हाउस डॉट एच काफी है और हमें किसी भी और चीज को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अब मैं वीएस कोड डॉट वीएस कोड इसको खोल रहा हूँ और टास्क डॉट जेएसऑन पे जा रहा हूँ। ऑलराइट, और यहाँ हमने बस ये देखना है कि ये काम उस तरह से कर रहा है जिस तरह से मैंने सोचा ही नहीं। तो ये आर्ग्यूमेंट्स में आर्ग्स में आप ये देखेंगे कि हाइफन जी फाइल हाइफन ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट फाइल, कि हमने फाइल का ऑब्जेक्ट फाइल बनानी है। और फाइल से मुराद ये है कि हम जो फाइल हमने खोली होगी, यानी कि मेन डॉट सीपीपी इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी, और वो भी ऑब्जेक्ट फाइल जो है जितनी भी ऑब्जेक्ट फाइल्स बनेंगी उसको मिलाकर ये डॉट ईएक्सी फाइल बनाएगा। लेकिन जो डॉट ऑब्जेक्ट फाइल्स बनेगी वो सिर्फ मेन डॉट सीपीपी की बनेगी, यानी कि वो फाइल जो हमने खोली होगी, जिसको खोलकर हम कंपाइल करेंगे, सीटीएल फाइल दबाएंगे, सिर्फ उस फाइल का ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हाउस डॉट सीपीपी की बने ऑब्जेक्ट फाइल, रूम डॉट सीपीपी की बने ऑब्जेक्ट फाइल, और स्टोरी डॉट सीपीपी की बने ऑब्जेक्ट फाइल। तो हम ये किस तरह से कर सकते हैं? तो अब हम फाइल की बजाय लिख देते हैं मेन डॉट सीपीपी, और हम हर फाइल को अलग-अलग करके इंक्लूड करेंगे रूम डॉट सीपीपी, और फिर आ जाती है स्टोरी डॉट सीपीपी, और एंड पर आ जाता है हमारा हाउस डॉट सीपीपी। तो इस तरह से हमने सारी सीपीपी फाइल्स को जो है सेट कर दिया कि उसकी ऑब्जेक्ट फाइल्स बने, और वो फिर ऑब्जेक्ट फाइल्स मिलकर ईएक्सी फाइल बने। मेरे ख्याल से ये शायद इस तरह से है कि हाइफन जी जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल्स बनाता है, और फिर हाइफन ओ जो है ऑब्जेक्ट फाइल्स को मिलाकर ईएक्सी फाइल बनाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट 100%, ठीक है, मैं इतना इस पर गौर नहीं किया। बजाय कि हम सारी सीपीपी फाइल्स को इस तरह से लिखें, जो कि काफ़ी काम हो सकता है अगर आपके पास 100 या 200 सीपीपी फाइल्स हो, तो हम एक शॉर्टकट कर सकते हैं। वो ये है कि डॉलर वर्क स्पेस फोल्डर, यानी कि हमारा फोल्डर जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, ये जहाँ सारी की सारी फाइल्स हैं, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर स्लैश दूसरा स्लैश और फिर दो स्लैश, गोल करें कि दो स्लैश यूज़ किए, यहाँ सिंगल स्लैश एक्सेप्ट होता है, डबल स्लैश एक्सेप्ट होता है। और अब हम लिखेंगे एस्ट्रिस्क डॉट सीपीपी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वर्क स्पेस फोल्डर में जितनी भी सीपीपी फाइल्स हैं उनकी ऑब्जेक्ट फाइल्स बना दो, सीधी सी बात है, और वो ऑब्जेक्ट फाइल्स बनकर उनकी ईएक्सी फाइल बन जाएगी। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि इनहेरिटेंस में कोई चीज़ इनहेरिट की जाएगी किसी और चीज़ से, जाहिर है। और इनहेरिटेंस में ये होता है कि जो चाइल्ड क्लास होती है, यानी कि बच्चा क्लास होती है, वो अपने माँ बाप क्लास से, पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज ले रहा होता है। प्रॉपर्टीज से मुराद फंक्शंस और डेटा मेंबर्स। ये जो भी तस्वीर आप अपने सामने देख रहे हैं, इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक इनहेरिटेंस ग्राफ है या फिर हिरार्की है। व्हीकल एक मेन क्लास है, एक पेरेंट क्लास है, कि जिसके अंदर से फिर दो सब क्लासेस आ रही हैं, 2 व्हील और 4 व्हील, क्योंकि व्हीकल जाहिर है 2 व्हील्स की भी होती हैं, 4 व्हील्स की भी होती हैं। और 2 व्हील से मुराद क्या हो सकता है, उसकी भी फिर सब क्लास आती हैं आगे से, बाईसाइकिल और बाइक। इसी तरह 4 व्हील में आ जाती हैं दो सब क्लासेस, कार और बस, और भी बहुत सारी सब क्लासेस और वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन अभी हम सिर्फ इस छोटे से हिस्से पर फोकस कर रहे हैं, और इसी की बेस पर हम अपनी क्लासेस बनाएंगे। बाईसाइकिल और बाइक की सुपर क्लास 2 व्हील है, और बाईसाइकिल बाइक जो है वो व्हीकल की सब क्लास है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कार और बस 4 व्हील की सब क्लास है, और 4 व्हील जो है वो व्हीकल की सब क्लास है, और व्हीकल जो है 4 व्हील, 2 व्हील, बाईसाइकिल, बाइक, कार और बस, इन सब की सुपर क्लास है। यानी कि जिन क्लासेस से इनहेरिट किया जा रहा है वो सुपर क्लासेस कहलाएंगी, और जो क्लासेस सब क्लासेस हैं जो इनहेरिट हो रही हैं वो सब क्लासेस कहलाएंगी। इसको हम सादे अल्फाज में पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। हमारे इस केस में व्हीकल जो है पेरेंट क्लास है, 2 व्हील की, कार की, बस की, 4 व्हील की। इसी तरह जो 4 व्हील है वो पेरेंट क्लास है कार और बस की, लेकिन चाइल्ड क्लास है व्हीकल की। तो आप ये देख सकते हैं मैंने पहले ही व्हीकल क्लास बनाई हुई है, जिसके अंदर सिर्फ एक मूव का फंक्शन है, बहुत सादा है, और फिर मैंने मेन फंक्शन के अंदर व्हीकल बनाकर मूव के फंक्शन को कॉल किया हुआ है। अब मैं व्हीकल की सब क्लास बनाता हूँ 2 व्हील्स, ये हमारी 2 व्हील क्लास बन गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 व्हील को व्हीकल का कैसे सब क्लास बनाना है, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि व्हीकल को 2 व्हील का पेरेंट कैसे बनाना है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम क्लास का नाम लिखने के बाद उसके आगे कॉलन लगाएंगे, स्कोप रेजोल्यूटर। उसके बाद हम लिखेंगे कि ये पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा, तो हम लिखेंगे पब्लिक, और फिर हम लिख देंगे व्हीकल, क्लास का नाम जो हमने पेरेंट बनाना है 2 व्हील का। तो अब ये जो क्लास है 2 व्हील, ये इनहेरिटेड है व्हीकल से, और हम ये भी कह सकते हैं कि व्हीकल पेरेंट क्लास है 2 व्हील की, 2 व्हील चाइल्ड क्लास है व्हीकल की। अब जो है मजे की बात ये कि 2 व्हील जो है एक्जैक्टली वही काम कर सकता है जो व्हीकल कर सकती है, और व्हीकल के अंदर जो भी चीज़ें पब्लिक हैं वो 2 व्हील के अंदर भी पब्लिक है, और हम उसको उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह हम व्हीकल को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 2 व्हील एक तरह से व्हीकल ही है, और इसके अंदर कोई चीज़ अभी चेंज नहीं की, एक्जैक्टली व्हीकल है। तो मैं यहाँ व्हीकल वी डॉट मूव तो लिखा हुआ है, साथ साथ में इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, व्हीकल की बजाय मैं लिखता हूँ 2 व्हील, और जाहिर है वेरिएबल का नाम बदलना पड़ेगा, टी डब्ल्यू कर देते हैं 2 व्हील टी डब्ल्यू। और अब ये दोनों के मूव फंक्शन चल रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि मूविंग आ व्हीकल 2 दफ़ा प्रिंट हो रहा है, और 2 व्हील जो है बिल्कुल हाल ही, इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि इसने व्हीकल से इनहेरिट किया है, लिहाजा व्हीकल के जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो अब 2 व्हील के अंदर भी हम असेस कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए जब हमने टी डब्ल्यू डॉट मूव किया तो वो दर हकीकत एक फंक्शन था 2 व्हील के अंदर जो कि व्हीकल से इनहेरिट हुआ, और वो फिर जाहिर हमने प्रिंट उसका देखा मूविंग आ व्हीकल। तो इस केस में अगर हम 2 व्हील भी लिखें या व्हीकल भी लिखें तो एग्जैक्ट सेम ही बात है, दोनों सेम है, क्योंकि हमने इनहेरिट तो किया 2 व्हील को व्हीकल से, लेकिन हमने 2 व्हील के अंदर कोई चेंजेस नहीं की। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मूव का फंक्शन व्हीकल के अंदर है वो 2 व्हील के अंदर मुख्तलिफ हो थोड़ा सा, तो मैं सीधी सी बात है इसको ओवर राइड कर सकता हूँ बहुत आराम से। मैं कह सकता हूँ वॉइड मूव, और फिर मैं कह सकता हूँ सी आउट मूविंग ए 2 व्हीलर। अब जो टी डब्ल्यू डॉट मूव होगा वो मूविंग ए 2 व्हीलर होगा।
तो अब हम इसको सेव करते हैं और हम CTRL F5 से इसको चलाकर देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि व्हीकल और टू व्हीलर मुख्तलिफ हो गए, क्योंकि टू व्हील ने जो है अपना खुद का मूव फंक्शन इंप्लीमेंट किया जो कि मुख्तलिफ है व्हीकल से, और अब जब मैं टू व्हील का मूव करूंगा तो वो टू व्हीकल के मूव से मुख्तलिफ होगा। इसी तरह डेटा मेंबर्स भी इनहेरिट होते हैं। तो मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में सारा इनहेरिटेंस बना दिया। आप ये देख सकते हैं कि क्लास व्हीकल जो है एक पेरेंट क्लास है टू व्हील और फोर व्हील की, और टू व्हील जो है वो पेरेंट क्लास है बाईसाइकिल मोटर बाइक की। इसी तरह फोर व्हील जो है वो पेरेंट क्लास है कार और बस क्लास की। इनहेरिटेंस इस तरह से काम आ सकती है कि आप एक बड़ी बेस क्लास बना सकते हैं और फिर उस बेस क्लास को बजाय कि आप बेस क्लास के अंदर चेंजेस लेके आए, हालांकि वो बहुत अच्छी चल रही है और उसका जो मकसद है वो पूरा हो रहा है, आप ऐसा करें कि उस बेस क्लास से इनहेरिटेंस कर लें, उस बेस क्लास की एक चाइल्ड क्लास बना लें और उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको इस्तेमाल कर लें। और इनकैप्सुलेशन से मुराद प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स हैं जिनको हम क्लास के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि ताकि हम वेरिएबल्स की असेस को कंट्रोल कर सकें। तो अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं और इसको सीखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मेरे सामने दो क्लासेस हैं, व्हीकल और टू व्हील। जो टू व्हील है वो व्हीकल से इनहेरिट हुई है। ये इनहेरिटेंस वाला जो टॉपिक है हमने पिछली वीडियो में कवर किया है सीरीज के, और वो आप वीडियो जरूर देखें इस वीडियो से पहले, जो कि ऊपर लिंक आ रहा होगा। व्हीकल क्लास के अंदर एक मूव फंक्शन है पब्लिक में, और पब्लिक में एक इंट व्हील्स मतलब एक वेरिएबल है, और हम उसको टू व्हील के अंदर सेस कर रहे हैं। और टू व्हील जो है वो पब्लिकली इनहेरिटेड है व्हीकल से, यानी कि टू व्हील इज ए सब क्लास ऑफ व्हीकल। हमें एक बात तो पहली पता है कि पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है। मिसाल के तौर पर अभी व्हीकल का इंट व्हील्स जो है ये पब्लिक है, ठीक है, और यहाँ मैंने किया व्हील्स इक्वल्स टू 0, लेकिन अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा तो ये प्राइवेट डेटा मेंबर जो है वो सिर्फ व्हीकल तक ही रहेगा। इसकी स्कोप मतलब इसको हम सिर्फ व्हीकल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं इस्तेमाल कर सकते। जितनी ज़्यादा प्राइवेट चीज़ है उतना बेहतर है, उससे जो हमारा प्रोग्राम है वो आसान होता है, इंटरफेस आसान होता है, छोटा होता है इंटरफेस, और काम करना आसान होता है उस क्लास के साथ। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हैं वो प्राइवेट हों और कम से कम चीज़ें पब्लिक हों। अगर किसी प्राइवेट चीज़ की जरूरत पड़े तो फिर उसे पब्लिक करें, वरना बेजा फजूल में किसी भी प्राइवेट चीज़ को पब्लिक नहीं करना चाहिए, और ये गलत प्रैक्टिस है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जितनी ज़्यादा प्राइवेट चीज़ें हों उतना बेहतर है। तो हमारे इस केस में इंट व्हील्स इक्वल्स टू 0 अगर प्राइवेट हो जाए तो इसका मतलब है कि हम इसको ना टू व्हील की इनहेरिटेड क्लास के अंदर सेस कर सकते हैं, ना ही हम इंट मेन के अंदर सेस कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ लिखूँ v.wheels इक्वल्स टू 5 तो ये कोड नहीं चलेगा। और यहाँ एक कंस्ट्रक्टर मैंने इस्तेमाल किया जिसके अंदर मैंने व्हील्स की वैल्यू सेट की हुई है, और वो व्हील्स हम अगर देखा जाए तो हम सेस हमें करना चाहिए क्योंकि हम व्हीकल इनहेरिट कर रहे हैं और व्हीकल के अंदर व्हील्स है, लेकिन चूंकि व्हील्स प्राइवेट है तो हम इनहेरिटेड क्लास के अंदर इसको असेस नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर है कि व्हील्स क्लास के अंदर असेस हो सकते हैं जो खुद है वो क्लास व्हीकल, लेकिन इनहेरिटेड या सब क्लास के अंदर हम किसी भी प्राइवेट वेरिएबल जो कि सुपर क्लास का या पेरेंट क्लास का उसको असेस नहीं कर सकते। और एरर्स बहुत साफ नजर आ रहे हैं, ये देखें एरर एक इधर है, व्हील्स ये नहीं असेस कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट है विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, सेम हियर प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और इंट मेन के अंदर भी प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो है पब्लिक का। पब्लिक के केस में हम यहाँ भी असेस कर सकेंगे वेरिएबल्स क्लास के अंदर, और हम इंट मेन के अंदर भी असेस कर सकेंगे। अब मैं CTRL F5 दबाता हूँ, हमारा कोड चल गया। और वो क्यों चला? क्योंकि मैंने व्हील्स को पब्लिक कर दिया। व्हील्स को पब्लिक करने का मतलब ये कि अब ये व्हील्स कहीं भी हम असेस कर सकते हैं, इनहेरिटेड क्लास के अंदर भी असेस कर सकते हैं और मेन फंक्शन के अंदर भी या क्लासेस से बाहर भी हम इसको असेस कर सकते हैं। अब जो तीसरा इनकैप्सुलेशन का कीवर्ड है वो है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड इससे क्या होगा कि हम व्हील्स को इनहेरिटेड क्लास के अंदर असेस कर सकते हैं, सब क्लास के अंदर असेस कर सकते हैं, लेकिन हम इन मेन या क्लासेस से बाहर इसको असेस नहीं कर सकते। तो अब मैं इसको CTRL F5 रन करता हूँ और आप देखेंगे कि ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि व्हील्स इज प्रोटेक्टेड विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ये वाला जो लाइन नंबर 23 है, जैसा कि लिखा है लाइन नंबर 23 ये नहीं चल रही, इधर इशू आ रहा है क्योंकि व्हील्स प्रोटेक्टेड है, और प्रोटेक्टेड चीज़ जो है वो क्लास खुद जो क्लास है उसके अंदर असेस हो सकती है और इनहेरिटेड क्लास के अंदर असेस हो सकती है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी जगह है वहाँ असेस नहीं हो सकती। यहाँ कोई इशू नहीं आ रहा, यहाँ कोई एरर नहीं है, लेकिन एरर सिर्फ इस जगह है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चलेगा, और ये देखें चल गया। अब सवाल ये है कि इनहेरिटेंस करते वक्त जो हमने स्टेटमेंट लिखी है वो है कॉलन पब्लिक व्हीकल। तो इस पब्लिक का क्या मतलब है? पब्लिक से मुराद ये है कि व्हीकल के जो भी पब्लिक वेरिएबल्स हैं वो पब्लिक ही रहें, वो प्राइवेट ना हो जाए ना वो प्रोटेक्टेड हो। ऑलराइट, तो यानी कि अगर यहाँ इंट व्हील्स पब्लिक है और हम चाहते हैं कि टू व्हील के इंस्टेंस के अंदर व्हील्स को चेंज करें तो ये हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ tw.wheels, इट इज असेसेबल, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, असेसेबल। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ प्राइवेट तो जितनी भी चीजें व्हीकल के अंदर हैं वो अब टू व्हील के लिए हो गई प्राइवेट, और अब हम इसको असेस नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो अब ये देखेंगे, मैं CTRL F5 दबाता हूँ, बाय द वे इट इज इनअसेसेबल। तो हमें इशू आ रहा है लाइन नंबर 27 पर tw.wheels इज इनअसेसेबल विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आई होप के आपको अब पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड की समझ आ गई, तीनों कीवर्ड्स, और साथ साथ हमें ये भी समझ आ गई कि इनहेरिट करते वक्त जब हम क्लास का नाम लिखते हैं तो उसके पीछे जो हम टैग लिखते हैं पब्लिक प्राइवेट, उसका क्या मतलब है। इसके अलावा हम आई थिंक प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि जो भी पब्लिक होंगे वेरिएबल्स वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्राइवेट का मतलब ये होगा कि जो भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यही वेरिएबल्स के पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वाले कॉन्सेप्ट्स फंक्शंस पर भी अप्लाई होंगे हूबहू उसी तरह जिस तरह वेरिएबल्स या डेटा मेंबर्स पर अप्लाई हो रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 3 क्लासेस बनाई हुई हैं। क्लास सफियर यानी कि गोला, क्लास बॉल यानी कि गेंद जो कि गोले से यानी सफियर से इनहेरिट है, और क्लास फुटबॉल जो कि गेंद से इनहेरिट है। बॉल से ही फुटबॉल होती है, क्रिकेट बॉल भी हो सकती है, बास्केटबॉल भी हो सकती है। तो अब हम जाते हैं सफियर के अंदर, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 2 कंस्ट्रक्टर्स हैं। एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सफियर का जिसके अंदर हम रेडियस जो कि एक पब्लिक मेंबर है
उसको हम सेट कर रहे हैं 0 और फिर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर है और ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर एक पैरामीटर है और वो है रेडियस का पैरामीटर और हम कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के जरिए सेट कर रहे हैं वैल्यूज रेडियस की। अब हम देखते हैं बॉल को, बॉल जो कि सफियर से इनहेरिट है पब्लिकली, और हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ एक कंस्ट्रक्टर है सेम हिसाब फुटबॉल का भी है जो कि बॉल से इनहेरिट है। तो इन मेन के अंदर हमने बॉल की एक इंस्टेंस बनाई, ठीक है, और फिर एक लाइन एंडल की, मतलब एक एक्स्ट्रा लाइन डाल दी और फिर फुटबॉल को हमने बनाया। इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनके कौन कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं और ये एंडल सिर्फ इसलिए कि हम बॉल और फुटबॉल को अलहदा से देख सकें। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, सफियर रेडियस 0 बॉल रेडियस 0, ये बॉल के लिए, और सफियर ऑफ रेडियस 0 बॉल ऑफ रेडियस 0 फुटबॉल ऑफ रेडियस 0, और ये फुटबॉल के लिए। तो ये हो क्या रहा है, जब हमने बॉल की इंस्टेंस बनाई तो बॉल का कंस्ट्रक्टर तो ज़ाहिर है चला, लेकिन उससे पहले सफियर का कंस्ट्रक्टर चला। तो सफियर का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले चला और बाद में बॉल का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला। इसी तरह जब हमने फुटबॉल की इंस्टेंस बनाई तो फुटबॉल का कंस्ट्रक्टर तो चला ही चला, लेकिन उससे पहले बॉल का कंस्ट्रक्टर चला, और जब बॉल का कंस्ट्रक्टर चला तो सफियर का कंस्ट्रक्टर चला। मेरी बात समझ रहे? दैट्स हाउ इट वर्क्स। पहले पेरेंट क्लासेस का कंस्ट्रक्टर चलता है और उसके बाद जो है चाइल्ड क्लासेस का कंस्ट्रक्टर चलता है, यानी कि सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले चलता है और सब क्लास का कंस्ट्रक्टर बाद में चलता है। इस तरह समझ लें कि पहले परदादा का कंस्ट्रक्टर चलता है, फिर दादा का कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसके बाद बाप का कंस्ट्रक्टर चलेगा और एंड पर खुद उस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। आई होप कि ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस होती है और ये बाय डिफॉल्ट है। फर्ज करें कि मैंने इस बॉल के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चलाना है, सफियर का जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो वो हम किस तरह से चलाएंगे, हम कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट को इस्तेमाल करेंगे। उसमें कहेंगे कॉलन सफियर और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4.0। अब जब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा बॉल का तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चलेगा पहले सफियर का, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो सफियर का है वो नहीं चलेगा। तो यहाँ मैंने पहले ही बॉल बनाई हुई है, तो मैं इसको रन करता हूँ और रिजल्ट देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस दफ़ा सारे रिजल्ट जो हैं उनके एंड पर 0 की बजाय 4 आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि जब हम बॉल बना रहे हैं तो बॉल का कंस्ट्रक्टर चलता है तो उसमें सफियर का रेडियस 4 सेट हो जाता है और सफियर का रेडियस 4 इस कंस्ट्रक्टर से सेट हो रहा है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और ये बॉल का जो कंस्ट्रक्टर है कि जिसके अंदर 4.0 हम सफियर का सेट कर रहे हैं, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है तब जब हम फुटबॉल का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला रहे होते हैं। तो फुटबॉल का भी वही रेडियस हो गया जो बॉल का हो गया, क्योंकि आई होप कि आप लोगों ने कनेक्शन बना लिया होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। आप सफियर पहले बनाओगे फिर आप बॉल बनाओगे ना, सफियर जब होगा, जब गोला नहीं होगा तो गेंद कैसे बनेगी, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए पहले सफियर का कंस्ट्रक्टर चलता है फिर बॉल का चलता है। इसी तरह फुटबॉल आपने बनानी है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन फुटबॉल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको गोला बनाना पड़ेगा, फिर गोले से गेंद बनेगी और फिर गेंद से फुटबॉल बनेगा। दैट इज दी कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस लॉजिक। पॉलीमॉर्फिज्म से क्या मुराद होती है? पॉलीमॉर्फिज्म दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक है पॉली और दूसरा मॉर्फ। पॉली का मतलब है मल्टीपल यानी कि मैनी या एक से ज्यादा कह सकते हैं, और मॉर्फ का मतलब है शक्लें या शेप्स, फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म दो किस्म की होती हैं, एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरी है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो उसका मतलब है कि कंपाइलेशन के दौरान ही कंपाइलर जो है वो मल्टीपल फॉर्म्स मल्टीपल शक्लों को हैंडल कर लेता है। जैसे कि फंक्शन ओवरलोडिंग, जब हम फंक्शन सेम नाम के बनाते हैं लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, और इसी तरह ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जब एक ही ऑपरेटर डिफरेंट किस्म के काम कर रहा होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के दोनों फीचर्स हम पहले ही कर चुके हैं। इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, जैसे कि टेम्पलेट्स हो गई और आई थिंक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी इसमें आ जाती है। और उसके बाद जो पॉलीमॉर्फिज्म का की जो दूसरी किस्म है वो है रन टाइम, प्रोग्राम के चलने के दौरान मुख्तलिफ शक्लों को हैंडल करना, इसका मतलब है। तो इसमें आ जाते हैं वर्चुअल फंक्शंस जो हम आज सीखने जा रहे हैं। और जब भी हम पॉलीमॉर्फिज्म की टर्म को इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब आमतौर पर इन वर्चुअल फंक्शंस को ही लिया जाता है कि ये जो वर्चुअल फंक्शन हम यूज़ करते हैं और जो क्लास की डिफरेंट टाइप्स इनहेरिट करके जो हम उनके पॉइंटर्स या रेफरेंसेस करके एक दूसरे में डालते हैं, ये आपको समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है। तो लेट्स गेट ऑन। तो मैंने यहाँ पहले ही कुछ क्लासेस बनाई हुई हैं, क्लास बॉल के जैसे फिर इनहेरिट हो रही है फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल और बास्केटबॉल, ठीक है। ये सारी बॉल की सब क्लासेस हैं या चाइल्ड क्लासेस हैं। इनको अगर हम खोल के देखें तो इनके अंदर सिर्फ एक फंक्शन है थ्रोइंग, जो कि अपना नाम बस यहाँ बता देता है, थ्रोइंग ए फुटबॉल, थ्रोइंग ए टेनिस बॉल, थ्रोइंग ए क्रिकेट बॉल, थ्रोइंग ए बास्केटबॉल, और बॉल के अंदर भी इसी तरह थ्रोइंग ए बॉल। सबसे पहले मैं यहाँ ये करता हूँ कि मैं फुटबॉल बनाता हूँ, फुटबॉल एफ बॉल, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ एफ बॉल डॉट थ्रोइंग, कि मैं थ्रो कर रहा हूँ और फिर ये बोलेगा थ्रोइंग ए फुटबॉल। और इसी तरह मैंने टेनिस बॉल की इंस्टेंस बना के थ्रोइंग किया, क्रिकेट बॉल की इंस्टेंस बना के थ्रोइंग किया और बास्केटबॉल की इंस्टेंस बना के भी थ्रोइंग कर लिया। अब आपने थोड़ा सा सोचना है कि ये बास्केटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है, फुटबॉल है, ये चारों जो है बॉल्स, ये बॉल की सब क्लास है, बॉल की पेरेंट क्लास है, और ये कि इन सब के अंदर वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि बॉल के अंदर भी है। तो यानी कि ये सिमिलैरिटीज हैं इन चारों की। पॉलीमॉर्फिज्म इन सिमिलैरिटीज को इस्तेमाल करने की हमें एबिलिटी देता है। तो सवाल करें कि किसमें एग्जिस्ट नहीं करती, फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, ये कोई किस्म नहीं, सिर्फ एक ही किस्म है और वो है उनकी पेरेंट क्लास यानी कि बॉल, ठीक है। और बजाय कि चार अलग-अलग से बॉल हैं, हम इन सबको बॉल की अरे के अंदर तस्वर करते हैं कि चार बॉल्स, ठीक है, सेम बॉल्स है, ठीक है, चार बॉल्स। और फिर मैं इन चारों बॉल्स को फॉर लूप की मदद से थ्रोइंग का फंक्शन इस्तेमाल कर सकूं, इन सबको थ्रो कर सकूं, ठीक है। ऑलराइट, अब हम इसको रन करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट आया, हमें रिजल्ट आया थ्रोइंग अ बॉल 4 मरतबा। तो यहाँ मैंने बॉल्स की अरे बनाई और फिर फॉर लूप से सबको थ्रो कर दिया, लेकिन हम यही काम इन सब के साथ भी कर सकते हैं, वो भी बॉल्स के अंदर ही। तो ये कैसे हो सकता है कि सबसे पहली बात कि पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ पॉइंटर्स या रेफरेंसेस के साथ चलती है, तो हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि हम फुटबॉल बनाते हैं एफ बॉल, इसी तरह हम टेनिस बॉल बनाते हैं टी बॉल। अब हमने इन सारी बॉल की किस्मों को बॉल्स की पॉइंटर अरे के अंदर इनका एड्रेस डालना है, ठीक है।
तो ये कैसे हो सकता है? इस तरह से हो सकता है कि मैं बोलूँ balls 0 इक्वल्स टू f ball एंड f ball, ठीक है, क्योंकि हमने इसका एड्रेस लेना है और ये इसमें एरर कोई नहीं आएगा, ये 100% वैलिड कोड है, ठीक है। और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ पोलीमॉर्फिज्म। यहाँ पोलीमॉर्फिज्म आ जाती है कि हम फुटबॉल की जो शक्ल है ये बॉल ही है, ऑलराइट, क्योंकि फुटबॉल दर हकीकत एक बॉल है, तो आई थिंक ये ऑब्वियस बात है, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉल्स 1 इक्वल्स टू एम्परसेंड टी बॉल। तो इस तरह से हमने पूरी अरे तैयार कर ली और इस अरे में मुख्तलिफ किस्म की बॉल्स हैं, फुटबॉल है, टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल है, बास्केटबॉल है, अब सारी बॉल सेम नहीं है और हम इसमें फॉर लूप भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं और सबको एक ही अरे में एक साथ इस्तेमाल कर पा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह होना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि जो सारी बॉल्स हैं ये अलग अलग किस्में तो हैं लेकिन दर हकीकत इनका जो बेस फॉर्म है वो बॉल ही है, ऑलराइट। और ये सब थ्रो हो सकती हैं क्योंकि इन सबके अंदर थ्रो का फंक्शन है। तो क्या अब ये चलेगा कोड? तो लेट्स सी CTLF5। अरे भाई ये क्या हुआ? ये तो सबको बॉल ही समझ रहा है और ये बॉल ही थ्रो ही करवाई जा रहा है। हालांकि हमने इसमें फुटबॉल डाली, हमने इसमें टेनिस बॉल डाली, हमने इसमें क्रिकेट बॉल डाली, हमने इसमें बास्केटबॉल डाली और वो सारी इग्नोर हो रही है, ठीक है। या आप अगर गौर करें तो बास्केटबॉल के अंदर थ्रोइंग का बास्केटबॉल है, थ्रोइंग का क्रिकेट बॉल, थ्रोइंग का टेनिस बॉल। ये इसलिए नहीं चल रही क्योंकि हमने कंपाइलर को ये ही नहीं बताया कि थ्रोइंग का फंक्शन जो है ये एक वर्चुअल फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारी इनहेरिटेड क्लास जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, ठीक है। तो मैं अगर लिखूं वर्चुअल वॉइड थ्रोइंग और ये देखें इसने क्या बोला है, थ्रोइंग ए फुटबॉल, थ्रोइंग ए टेनिस बॉल, थ्रोइंग ए क्रिकेट बॉल, थ्रोइंग ए बास्केटबॉल। और हम यही चाह रहे थे कि हम सबको बॉल्स का तस्वर करके थ्रो करें और बाद में कंपाइलर समझ जाए कि थ्रो का असल मतलब क्या है। तो वर्चुअल का कीवर्ड करता क्या है? जब हम वर्चुअल लगाते हैं तो हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि इसका एक हैश टेबल बनाना है, एक वी टेबल बनाना है जो कि पीछे से ताल्लुक बना रहा होगा बाकी सारे थ्रोइंग के फंक्शंस का, इस थ्रोइंग के फंक्शन के साथ जो बॉल के अंदर है। और ये रन टाइम में ये सारा काम कर रहा होता है, रन टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म चल रही होती है, लिहाजा अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें वर्चुअल तो परफॉर्मेंस में डिक्रीज आ जाता है, लेकिन बहुत बहुत कम फर्क होता है, बहुत मामूली सा परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है। और इसमें कोई बुराई नहीं वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करने में, बल्कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ जितना वर्चुअल यूज़ करना करो। प्रोग्राम की आसानी ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोग्राम की परफॉर्मेंस ज़ाहिर है, प्रोग्राम आसान होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत ताकतवर हो गए हैं और वर्चुअल कीवर्ड एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अब मैं सबको एक अरे के अंदर डाल के थ्रो कर पा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं सबको अलग-अलग से थ्रोइंग कर रहा था, जो कि इतना ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा, ये ज़्यादा बेहतर मेथड है। एक और बात ये बतानी कि पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ पॉइंटर्स के साथ नहीं चलती बल्कि रेफरेंसेस के साथ भी चलती है और आप ये देख सकते हैं कि मैंने बॉल का रेफरेंस बनाया और उसके अंदर एफ बॉल को डाल दिया और ये कोड बिल्कुल वैलिड है। C++ प्रोग्रामिंग सीरीज मुकम्मल हो गई और ये आखिरी वीडियो है C++ प्रोग्रामिंग सीरीज की। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं सारी की सारी C++ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स देखकर और उनकी प्रैक्टिस करके डेली बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर या वीकली बेसिस जिस भी पेस में आपने वो सारे ट्यूटोरियल्स किए और आपने उन सब ट्यूटोरियल्स की अच्छे से प्रैक्टिस की, उनको समझा, तो बहुत बहुत मुबारक हो और कंग्रेचुलेशंस आप सबको जो इस स्टेज तक पहुंचे। और ये मेरी तरफ से आपको बैज ऑफ ऑनर कि आप अब एक C++ प्रोग्रामर बन चुके हैं। मेरी नज़र में अब आप सर्टिफाइड C++ प्रोग्रामर हैं या जो भी आप कहना चाहें। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस स्टेज तक पहुंचे। बहुत कम लोग इस स्टेज तक पहुंचेंगे, इस वीडियो तक असल मायने में पहुंचेंगे, असल जो है ना फॉर्म, जो ट्रू जो मीनिंग है, ट्रू जो सेंस है, उस सेंस में बहुत कम लोग इस वीडियो को देखेंगे कि उन्होंने एक्चुअली असल में C++ सीखी, क्योंकि ये C++ की सीरीज बहुत लंबी सीरीज थी। हो सकता है कुछ लोगों ने सिर्फ वीडियोस देखी हो, प्रैक्टिस ना की हो, उनको सही तरीके से ना जो कॉन्सेप्ट मैंने सारे C++ प्रोग्रामिंग सीरीज में बताए हैं उन सबको जहन में ना डाला हो और उन सबको कीबोर्ड पर टाइप ना किया हो, तो ऐसे लोग होंगे। लेकिन अगर आपने वाकई प्रैक्टिस की, आपने वाकई ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली और सिंसियरली C++ यहाँ तक सीखी, तो आप कामयाब हैं। और उसके बाद ये कि आप एक कॉम्पिटेंट इंसान है और आपने सीखने की अच्छी सलाहियत है और ये आपने अभी प्रोग्रामिंग की भी स्किल हासिल कर ली, आपको अब प्रोग्रामिंग आती है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आपको आती है प्रोग्रामिंग। आपका लर्निंग माइंडसेट है जैसा कि मैंने बताया, और ये कि आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप अपना खुद का स्कोप बना सकें। वो कहते हैं ना कि फील्ड का स्कोप अच्छा है बुरा है, नहीं, आपका स्कोप असल चीज होती है, बंदे का अपना स्कोप, और आप अपना खुद का स्कोप बना सकते हैं। अगर पूरे पाकिस्तान में भी किसी को C++ प्रोग्रामर नहीं चाहिए तो इट्स ओके, आप अपना खुद का स्कोप बना सकते हैं, आप खुद अपनी जो है ना सलाहियत दिखा सकते हैं लोगों को और लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। आप वाकई पैशनेट हैं प्रोग्रामिंग और टेक के मुतालिक, तो दैट्स गुड। आपने C++ प्रोग्रामिंग तो सीख ली, आपने उसके कम से कम बेसिक सीख लिए सारे के सारे, आपने सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख ली, लेकिन अब आगे क्या है सीखने को? जी हाँ, आगे सीखने को बहुत कुछ है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सबसे जो पहली चीज़ है, जो बहुत आम चीज़ है, वो है अपनी लॉजिक को बेहतर करना और उसको समझना, और आप उसको आराम से बेहतर कर सकते हैं सिंपल गेम्स बनाकर, जैसे कि टिक-टैक-टू, टावर ऑफ हैनोई, हैंगमैन, ठीक है। उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर्स को सीख सकते हैं जो कि इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है, और डेटा स्ट्रक्चर्स के बगैर तो मेरे ख्याल से जॉब प्रोग्रामर्स को मिलती नहीं है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्रीज, इसी तरह एल्गोरिथम्स हैं, और एल्गोरिथम्स तो मतलब ये तो हर प्रोग्रामर को आने चाहिए। एल्गोरिथम्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसमें बबल सॉर्टिंग आ जाती है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और भी बहुत कुछ आता है। यू कैन सर्च ऑन गूगल। आपको चाहिए कि आप डिफरेंट किस्म के SDKs यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स और फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज को ट्राई करें, उन्हें इस्तेमाल करके देखें, उनको इंटीग्रेट करें अपने C++ प्रोग्राम में और देखें कि आप उनसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट प्रैक्टिस करें थोड़ा, देखें कि हाउ इट वर्क्स, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के देखें फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज की। सीखने को तो बहुत कुछ है, मतलब मैं कर ही नहीं सकता, मैं पूरी लिस्ट बना ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा है सीखने को। उसके बाद आ जाते हैं प्रोग्रामिंग पैटर्न्स। हमने हिस्से सीख लिए प्रोग्रामिंग के, लेकिन हमने प्रोग्रामिंग पैटर्न्स तो नहीं सीखा कि प्रोग्रामिंग के किस किस्म के पैटर्न्स हो सकते हैं। उसमें आते हैं सिंगलटन, इंटरफेसेस, और उसके बाद इवेंट लिस्टनर्स आ जाते हैं, सिग्नल, बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो हमने सीखने हैं। मुझे फॉलो करने का शुक्रिया, C++ प्रोग्रामिंग को यहाँ से सीखने का शुक्रिया। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।